बता दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था ये पीने वाला सोडा पे आगे हैं। पीने वाला सोडा क्या होता है? पीने वाला सोडा क्वेश्चन नंबर 19, ये उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल प्रवृत्ति का होता है, ये अक्षीकारक होता है, ऑक्सीडेशन, ये प्रकृति से अम्लीय है, नेचर से एसिड, प्रकृति से क्षारीय है, नेचर से बेस। तो यहां पर मैं अगर सोडे को देखूं बच्चों, सोडे को, तो सोडे में क्या होता है बच्चों? H2O प्लस CO2 गैस का मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कराई जाती है H2O में, तो ये बन के बनती है आपकी H2O CO3 कार्बोनिक एसिड। कौन सी एसिड बनती है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलो या इसको कार्बोनेटेड वाटर बोलो। तो बताओ एसिड से क्या होगी? ये प्रकृति से क्या होगी? एसिड। ये प्रकृति से एसिड होगी। ठीक है, मैंने एसिड और बेस का टॉपिक कराया था केमिस्ट्री में। अब एसिड और बेस के कुछ फंडे बचे हुए हैं, वो यहीं की यहीं कर लो। जैसे देखो, लाल लिटमस को जो कोई लीला करे, लाल लिटमस को नीला करे, क्या बताया था वो? एसिड या बेस? बेस। लाल लिटमस ने जो नीला करे वो बेस। और हमारे यहां पे दे रखा था NH3 लाल लिटमस को कैसा करता है? लीला। क्योंकि NH3 और वाटर मैंने क्या बताए थे? लेविस बेस बताए थे, नहीं बताए थे? NH3 और वाटर दोनों क्या बताए थे? लेविस बेस। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा लोन पेयर। क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर। क्लियर बताइए ना, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो गए क्या हो जाएंगे? लेविस बेस। और AlCl3 ये क्या बताया था? ये बताया था लेविस एसिड, जिनके पास लोन पेयर की क्या होती है? कमी होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? लोन पेयर की क्या होती है भाई? कमी होती है। कोई डाउट भाई? तो तुम्हें लेविस बेस पर, जो लेविस बेस है वो बेस वाला काम करेगा। बेस क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला। तो अमोनिया और वाटर के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा लोन पेयर। और मैंने बताया था ना, इनका एंगल भी घट जाता है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बताई थी? sp3 क्या बताई थी? sp3 पर एंगल बताया था। अगर एक लोन पेयर है अमोनिया में तो उसका एंगल 160 डिग्री कितना है? और वाटर में दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, दो लोन पेयर, जिसका एंगल 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। क्लियर भाई? आगे भी पॉइंट करें हम इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये पॉइंट और है, कुछ थोड़े से और देख लो। ये टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होती बच्चों, अपने दांत खराब हो एसिड की वजह से, तो टूथपेस्ट में कैसा नेचर होता? क्षारीय। खट्टी नहीं होती, थोड़ी कड़वी होती है, क्षारीय नेचर, बेसिक नेचर की होती टूथपेस्ट। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। कुछ अलग वे है एजेंट, वो क्या क्या फर्क डालते किसी किसी चीज पे, वो देखो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो जैसे बात करूं हल्दी, देखिए ये तो लिख रहा हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहां पे कर रहा हूं एसिड के साथ क्या करेगा, और यहां पर कर रहा हूं बेस के साथ क्या करेगा। एसिड के साथ क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, अम्ल के साथ क्या करेगा, और क्षार के साथ क्या करेगा। सबसे पहले लिया मैंने हल्दी। क्या लिया? हल्दी। कैसे कलर की हल्दी भाई? पीले कलर की। अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, अम्ल के साथ कुछ नहीं करती। पर हल्दी जो होती बच्चों, बेस के साथ रेड कलर देती है। कैसा कलर? रेड कलर। आगे क्लियर? ये क्वेश्चन आते हैं, एसिड क्या करेगा? हल्दी के साथ कोई कलर नहीं, बेस के साथ क्या करेगा? रेड कलर। आगे आ जाओ इंपॉर्टेंट, फिनोल पाइथिलीन। फिनोल पाइथिलीन ये इंडिकेटर होता है, लैब वगैरह में इससे टेस्ट करते हैं। फिनोल पाइथिलीन ये क्या करता है बच्चों? एसिड के साथ ये भी कुछ नहीं करेगा, ये और बेस के साथ ये देगा गुलाबी रंग। तो बेस के साथ कौन सा देगा? ये गुलाबी रंग। तो इंडिकेटर हो गया फिनोल पाइथिलीन। फिनोल क्लियर बच्चों? के साथ भी। अगला आ जो इंपॉर्टेंट, ये रंगहीन होता है। होता क्या है ये? तो व्हाट हैपेंड व्हेन फिनोल पाइथिलीन रिएक्टेड विद बेस?
गुलाबी रंग आ जाएगा, या उसका रंग विदाउट कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गुलाबी कलर में। बात समझ आगे नहीं आगे। अगला आ जाओ बच्चों नीला लिटमस। अभी बताया था नीला लिटमस को एसिड क्या कर देगा, और बेस के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। उल्टा बुझो तो लाल लिटमस हो तो भाई एसिड कुछ नहीं करेगा, बेस क्या कर देगा, नीला। ठीक है, बेस क्या कर देगा, नीला। अच्छा, लास्ट आ गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर लाल होता है। कैसा कलर होता है, लाल। एसिड के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेस इसको क्या कर देगा, नीला। बेस इसको कर देगा येलो, सॉरी रंगहीन होता है, रंगहीन, और बेस इसको क्या कर देगा, येलो। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए भाई। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो होगा फिनोल पाइथिलीन। फिनोल पाइथिलीन कैसे कलर का, कोई कलर नहीं, उसने बेस के कर देगा गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज का कोई कलर नहीं, बेस के कर देगा येलो। तो मतलब मेनली रिएक्ट किसके लिए हुई, बेस के लिए हुई, नहीं हुई। ठीक है, और भाई नीले लिटमस को लाल करता है एसिड, और लाल को नीला कौन करता है, बेस। यह एक टेबल थी बच्चों इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आज एक पॉइंट और, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये खिड़की के कांच को साफ करता है। खिड़की के कांच को साफ, खिड़की में जो कांच लग रहा है उसको साफ करने के लिए कौन सा ऑक्साइड यूज होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कोलिन का इस टाइप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें अक्सार होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, कर दो बरबी ने। ठीक है, तो कार्बोनेटेड वाटर हो गया, ये कार्बोनिक एसिड से बना होता है, और ये मैंने टूथपेस्ट किसी होती है, अक्षारी है, और कांच की खिड़की को लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये NH3 क्या है, लेविस बेस। NH3 और वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा बहुलक नहीं है। बहुलक मींस कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन सा पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन है बच्चों, नायलॉन, कैप्रोलैक्टम, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन। देखो हमने टेफ्लॉन पढ़ा था ना, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में क्या बताया था, CF2 बताया था ना, CF2। ठीक है, ये क्या था, पॉलीमर था। पॉलीवर्ड आ गया तो ये भी क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। और नायलॉन भी मैंने क्या बताया था, पॉलीमर। और नायलॉन का मोनोमर कौन बताया था, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अब कैप्रोलैक्टम नायलॉन का क्या है, मोनोमर। क्या बच्चों, अब क्वेश्चन सुन लो, नायलॉन बनता किससे है। नायलॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कैप्रोलैक्टम CH2 CONH। तो मैंने कभी भी CONH की बॉन्ड बताई थी तो कौन सी बॉन्ड होगी, अमाइड बॉन्ड। तो पेपर में इनडायरेक्टली पूछ ले, नायलॉन किस टाइप का है। नायलॉन जो है पॉलिएस्टर है, नायलॉन जो है पॉली एसिड है, नायलॉन जो है पॉली अमाइड है। क्या है नायलॉन, पॉली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बॉन्ड है, CONH। ठीक है, तो इसकी N यूनिट लग रही, कितनी यूनिट लग रही है इसकी। तो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला पूछ सकता है इसका, CH2 CONH। को डाउट भाई, को डाउट। अमाइड लिंकेज है, कौन सी लिंकेज है, अमाइड।
अब यो तो था नाइलोन, इस तरह नाइलोन बन गया, नाइलोन बन गया, ये नाइलोन 6 बनता है, क्या बनता है नाइलोन 6। अब एक नाइलोन 66 भी है, इन दोनों में कंफ्यूजन मत करना। नाइलोन 66 है बच्चों, वो किससे बनता है, एडेपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एडेपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो पेपर में नाइलॉन 16 के, नाइलॉन 66 के मोनोमर बुझे, क्या बुझे, एक है या दो है, किस किस कौन कौन से, एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन। मतलब हेक्सा 6 बार मिथाइलिन ग्रुप होगा, 6 बार कौन सा ग्रुप होगा, और 2 बार क्या होगा, अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप कौन सा होता है, ये NH2। बात समझ आ गई नहीं आ गई, उसमें मिथाइल क्या होता है, CH3। तो तुम्हें वैसे ही पेपर में आ जाना तो करना भी सीखियो थोड़ा सा, देखो इस तरह करना सीखियो। एसिड है तो कौन सा ग्रुप जरूर पाओगा, COH। देखो इन्हों देखो 1 2 3 4 5 6 पाओगे हेक्सामिथाइलिन, पाओगे ना, किसी 2 पे के पाओगा, डाइअमीन। मान ले आड़ा लगा दिया अमीन, अरे एक आड़ा लगा दिया अमीन, देखियो ये भी 1 2 3 3 हो गए, 3 हो गए ना, तड़के बच गया यो CH, यो के बच गया 1 2 3, सॉरी इसका 3 आ गया ना, CH3, 1 2 3 CH, 1 2 CH2, 1 2 3 CH, CH2 CH3। तो ये फॉर्मूला बढ़िया नहीं बना, देखो CH3 CH CH2 CH CH2 CH3, एक बार तो यहां लग गया NH2, एक बार यहां लग गया NH2। ये मैंने क्या बताया, अगर रिएक्शन फॉर्मेट में भी दे दे तो अमीन का मतलब के जरूर पाओगा, NH2 जरूर पाओगा, नहीं पाओगा। और बच्चों हेक्सामिथाइल का मतलब CH3 और एसिड का मतलब, तो वहां पर ऑप्शनों को देख के कर दोगे, नहीं कर दोगे। एक में क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और कितनी है एडेपिक, तुम डिटेल में जाओगे तो नहीं हो सकता, परंतु इस क्वेश्चन ने देखकर तुम आराम से हो जाओगे। तो इसमें भी कौन सी बॉन्ड पाओगी, जब भी अमीन आ गया, क्या आ गया, तो कौन सी बॉन्ड पाओगी, अमाइड, कौन सी बॉन्ड पाओगी, क्लियर भाई। आगे कुछ और करते हैं। एफ्लोन बता दिया था, ये कैप्रोलेक्टम बता दिया, कैप्रोलेक्टम क्या था, CH2 5 CONH। आगे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं बच्चों। देखो रेयोन, जिसको कृत्रिम सिल्क बोलते हैं, कृत्रिम सिल्क किसे बोलते हैं, रेयोन सिल्क। तो मैंने बता दिया ना, कोकून के कीड़े से लिकड़ता है प्यूपा स्टेज में, और प्राचीन सिल्क मार्ग था चाइना से वहां होकर, कनिष्क के समय, राजा कनिष्क के समय था प्राचीन सिल्क मार्ग, राजा कनिष्क के समय, ठीक है। पूरे यूरोप अफ्रीका सब तक जाता था प्राचीन सिल्क मार्ग, रेशम। ये जो 1 रोड 1 बेल्ट है ना, चाइना की 1 रोड 1 बेल्ट, उस प्राचीन सिल्क मार्ग को ही अपग्रेड करने की पॉलिसी है। देखो रेयोन, कॉटन, सन, जूट, जूट जिसे पटसन बोलते हो, पटसन, लिनन, लिनन का जो कपड़ा है, ठीक है बच्चों। ये सारे क्या है, सेलुलोजिक फाइबर, क्या सारे सेलुलोज होता है इनमें, ठीक है, सेलुलोजिक फाइबर सारे क्या है, सेलुलोजिक फाइबर, सेलुलोज से बने होते हैं। अलग अलग कंटेंट होता है सेलुलोज की, अलग अलग लिंकेज, अलग अलग लिंकेज में अलग अलग चीज आओगी, नहीं आओगी। दो हमने क्या पढ़ा था, स्टार्च, स्टार्च की अलग अलग लिंकेज, एक तो क्या था अमाइलेज, क्या था, एक था अमाइलोपेक्टिन। मैं उनकी लिंकेज भी बता सकता था, इसमें अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, पर इतना डिटेल में नहीं जाना। बे ध्यान रखो, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन दोनों किसकी हैं, स्टार्च की। अमाइलेज में चावल का लंबा दाना होता है, और उसमें तो लंबा दाना होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लंबी लंबी होगी, बड़ा साइज होगा। और अमाइलोपेक्टिन क्या होगा, पैक्ट होगा, छोटा साइज होगा, ठीक है। आ जाओ, जो लंबा होता है ना उसमें अल्फा लिंकेज पाओगी, कौन सी लिंकेज पाओगी, और जो बड़ा होगा उसमें बीटा लिंकेज पाओगी, ठीक है बच्चों। ये हो गए। इसके अलावा आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट
दो वे बता रहा हूं पॉलीमर जो बुलेट प्रूफ के बनाने का काम करते हैं, केवलर वेलेक्सान। केवलर वेलेक्सान दो पॉलीमर हैं, दो क्या बच्चों पॉलीमर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आते हैं। तो पेपर में आ जाए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम कौन कौन से आते हैं, केवलर व वेलेक्सान। डिटेल जानने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। एक टेरिलीन है, टेरिलीन, एक ग्लाइप्टल। इन और समझियो, टेरिलीन जो होता है ये पेट्रोलियम उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है। इसमें एक तो होती टेरिथिलिक एसिड, टेरिथिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। मेरा मतलब समझिए बस, खाली आड़े थे। मतलब एक तो होगा OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अरे क्या होगा COH ग्रुप। बात समझ आ गई नहीं आगे। इथाइलिन ग्लाइकोल में एक या दो, दो हो गए ना, मोनो में एक था, इथाइलिन के हो गए दो। तो एक तो होगा OH ग्रुप और एक क्या होगा COH ग्रुप। बस ये ध्यान रखो, टेरिलीन के एक पेट्रोलियम उत्पाद ही होंगे। ग्लिप्टल में आ जाओ तो इसमें क्या डिफरेंस पाओगा, ये मतलब टेरिथेलिक एसिड दी, इसमें खाली थैलिक एसिड। कौन सी एसिड, और सेम ही होए इथाइलिन ग्लाइकोल। क्योंकि एडवांस आ रही ना साइंस, एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री एडवांस आ रही ना, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या ध्यान रखोगे, टेरिलीन में तो के टेरिथेलिक एसिड, कौन सी टेरिथेलिक एसिड, और के पाओगा COH एसिड पाते हैं, और ओल पाते हैं, के पाते हैं ओल, ओल पाते के पाओगा OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में है, बट डिफरेंस किसका है, टेरी का और थैलिक एसिड का। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो ये होते हैं ना बुलेट प्रूफ वाले, इनको पॉलीकार्बोनेट्स बोलते हैं। तो पेपर में इनका नाम ना देके सीधा पॉलीकार्बोनेट्स बुझ ले कि बुलेट प्रूफ वालों को क्या बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, डाउट आगे आ जाओ भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट। बेकेलाइट भी क्या है, एक पॉलीमर, यह थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। मतलब समझो उनका, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, उसकी शेप चेंज होती जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी बार बार शेप चेंज करा ले, बार बार क्या करा ले, शेप चेंज करा ले, किससे, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह देके। तो कि सेट नहीं हुई ना शेप, वो तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। क्या होगा बच्चों, ये PVC PVC ये जो अपने पॉलिथीन की अलग अलग शेप बनाते हैं, सारे के ही हैं थर्मोप्लास्टिक के हैं। एक प्रॉपर शेप आ गई और उसमें बॉन्ड बन गई, और बॉन्ड के बन गई स्ट्रॉन्ग बन गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई, प्रॉपर शेप आ गई। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रॉपर शेप बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। बताओ इसकी शेप, ये भी गर्म कराने से आई, पर शेप क्या आ गई अभी इसमें, परमानेंट शेप आ गई। किसमें, बेकेलाइट में। तो बेकेलाइट किस टाइप का पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, पूरा सेट हो गया। अब इसके मोल नंबर देख लो बच्चों, ठीक है। मोल नंबर देखो फिर वो C6H5OH आ जा, बेंजीन होता है ना C6H6, C6H6 बेंजीन होता है। इसमें बेंजीन में हमने क्या कराया, ये था ना बेंजीन C6H6, इसमें तो H हटा दिया, H की जगह क्या लगा दिया, तो बच्चों इसने बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। थोड़ा डाउट, क्या बोलेंगे इसने, फिनोल। दूसरा जो बच्चों HCOHO, HCHO बताई तुम्हें। अगर H के साथ COH लाग रहा हो तो क्या बताई थी, एक कार्बन, कितना कार्बन, और OH का मतलब ओइक एसिड, तो क्या बन गई थी, मिथनोइक एसिड बन गई, बनी नहीं थी। अब इसमें कौन सा ग्रुप लाग रहा है, CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता नहीं, एल्डिहाइड। और मिथनोइक एसिड का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, फॉर्मिक एसिड। किस काम में आई थी, चींटी वगैरह के काटने में कौन सी एसिड होया रे, फॉर्मिक एसिड बताई थी ना। मिथनोइक एसिड का दूसरा नाम बताया था ना, फॉर्मिक एसिड।
ठीक है, तो इस पता बताओ ये मिथेनोइक एसिड बनी है तो ये क्या बन गया, मिथाइल एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, और दूसरा नाम बोलोगे इसका फॉर्मल एल्डिहाइड। बन गया नहीं बन गया, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर देखो COH लाग रहा था तो ओइक एसिड, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड बना था, और मिथेनोइक एसिड का कॉमन नाम क्या बताया था, फॉर्मिक एसिड। चीटी वगैरह के काटने पे इन पर मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड बनती है। तो अब की बार COH ग्रुप कितना क्या आया है, CHO ग्रुप का मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड। और CO ग्रुप होता दो कीटोन, OH ग्रुप होता दो ओल एल्कोहल। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो बताओ जो तुम्हारा बेकेलाइट होता है किससे मिलके बना है, फिनोल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड। फिनोल प्लस, बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो बेकेलाइट फिनोल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड से बनता है, और इसी फिनोल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड से एक और बनता है नोएलेक। बस फर्क क्या है, पोजीशन का फर्क हो है, इसमें फिनोल कहीं पे लग रहा है, उसमें फिनोल कहीं पे लग रहा है। तो पेपर में नोएलेक आ जा या बेकेलाइट आ जा, दोनों किससे बन रहे हैं, थर्मोसेटिंग है, किससे बन रहे हैं, और फिनोल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड। कोई डाउट बच्चों, हो गया क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। बस नोएलेक में क्या फर्क है, नोएलेक में पोजीशन का फर्क है, वो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे बेंजीन लगती है। बुलेट प्रूफ किसने कहा आग्रह, पॉलीकार्बोनेट्स ने। किसने बच्चों, कौन कौन थे, केवलर व लेक्सान। गिलिप्टिल में और टेरिलिन में क्या फर्क है, टेरिलिन पेट्रोलियम उत्पाद, गिलिप्टिल भी उत्पाद। टेरिलिन में आता है टेरिथेलिक एसिड, कौन सी एसिड, अरिथाइलिन ग्लाइकोल, ओल जरूर आया। और उसमें क्या आता है खाली, गिलिप्टिल में क्या आता है, थैलिक एसिड, और कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल। नाइलोन 66 में क्या आता था, एडेपिक एसिड और एक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और नाइलोन 6 में खाली क्या आता है, कैप्रोलेक्टम। क्या था कैप्रोलेक्टम, C6H5 फिनोल हो गया ना, C6H5 प्लस CONH अमाइड बॉन्ड। क्लियर भाई? बेकेलाइट में कौन से, फिनोल प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड। फिनोल प्लस, बेकेलाइट किस टाइप का पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग। आगे आ जाओ बच्चों। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। किसका यूज होता है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। पेपर में आता है किसका यूज होता है, बर्तनों चमकीला बनाने में जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। रबड़ जो होती है, रबड़ को मजबूती देने के लिए उसके अंदर से किसकी रिएक्शन कराई जाती है, सल्फर की। किसकी बच्चों, रबड़ को मजबूत बनाने के लिए सल्फर की लिंकेज कराई जाती है, किसकी, सल्फर की। इसे बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ का मोनोमर क्या होता है, रबड़ का मोनोमर होता है ब्यूटावन 3 डाइइन। डाइइन का मतलब बच्चों सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ना, एक डबल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड, एक 1 पे और एक इस पे 3 पे। देखो 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड करो इन्हें पूरा, CH2 CH CH CH2 हो गया नहीं हो गया? तो 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, ब्यूटावन 3 डाइइन। किसका मोनोमर है ये, नेचुरल रबड़ का। किसका बच्चों, इसकी N यूनिट हो, कितनी यूनिट हो इसकी, तो क्या बन जाएगी, रबड़। क्या बन जाएगी, तो ये भी आता कई बार ब्यूटावन 3 डाइइन। किसका मोनोमर, ब्यूटावन 3 डाइइन, रबड़ का। इसमें और ज्यादा मजबूती देनी हो तो किसकी रिएक्शन करा देंगे, सल्फर की, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये टॉपिक हुआ भाई आपका। अगला टॉपिक चलते हैं। तो पॉलीमर में किस आए भी आ जाए, क्या क्वेश्चन कटेगा अब? ठीक है, आगे ये देखो इन क्लास का बेनिफिट क्या होगा, स्टार्टिंग में जो 5-6 क्लास दूंगा ना, 5-6 पेपर देने के बाद अगले जो क्वेश्चन आया करेंगे वही नहीं टाइप में आया करेंगे, फिर तुम्हारे वो सोल्व हो जाने चाहिए। तुम पहले तुम्हारे क्वेश्चन डाउन करेंगे, बट डाउन करे
50। अच्छे अपने अपने नंबर जरूर बताना बच्चों, कितने कितने नंबर बने हैं। ग्रुप पे मैसेज भेज देना 827 वाले पे कितने कितने नंबर बने हैं। ठीक है, अलाउड कर देना भाई नंबर भेजने के लिए, सबको अलाउड कर देना कितने कितने नंबर बने हैं। क्या होगा, देखो मान लो मैंने टॉपिक करा दिया है पॉलीमर का, अगली बार पॉलीमर का क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, जब पॉलीमर का क्वेश्चन दूंगा तो वो क्वेश्चन तुम्हारा क्या होना चाहिए, सोल्व होना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं आएगी। पेपर में क्वेश्चन दे दिया, अगली बार किंगडम कराया तो किंगडम का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सोल्व होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी है, पहले 5-7 लेक्चर में सारे टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, बोला था तो पूरा करा कर जाओगे, टेंशन मत लो। और इतना करा देंगे एक भी नहीं क्रैश कोर्स में कोई भी करा ले तो। और भाई तुम दूर बैठे हो भाई, यहाँ पास में हॉस्टल में होते दूर भी ज्यादा करा देते भाई। ठीक है, क्योंकि रात में पढ़ाओ मान लो 11 बजे, तुम्हें थोड़ी पढ़ा सकते हैं किसी टाइम पर भी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग होता है बच्चों इंपल्स। 5 सेकंड में संवेग मोमेंटम भी, मोमेंटम से फिर मोमेंटम से पूरा अगर बोलोगे तो मोमेंटम के साथ पूरा सिस्टम बोलो तो बोलते हैं संवेग। पहले संवेग खाली मोमेंटम के लिए भी होता है। 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर से तक बढ़ने तक कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है 5 सेकंड कितना कितना बल लगेगा। तो फोर्स क्या होता है बच्चों बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, निकालना क्या है बल। इंपल्स कितना दे रखा है बच्चों, 5 सेकंड 40 किलोमीटर 40 भाई 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड का इंपल्स और ये दे रखा है तुम्हारा 40। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी। 5 सेकंड का टाइम और 40 किलोमीटर क्या है ये तुम्हारा 40 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। अब एक बात सुनो, तुमने यूनिट देख के करना है। अब मैंने बात करी इंपल्स की, संवेग की। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर इंटू में क्या है टाइम, सेकंड। तो क्या बच्चा का बताओ, मास मीटर पर सेकंड। बचा नहीं बचा, मास मीटर पर सेकंड। तो किसकी वैल्यू आ गई ये, इंपल्स की। यहां कंफ्यूजन हो रही थी, मास इन्हें पूरा स्टेटमेंट ना लिख रखा। स्टेटमेंट में क्या लिखना चाहिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसने कहना था बल संवेग, या संवेग की जगह क्या लिखना था, बल संवेग। जब संवेग की जगह बल संवेग लिखते, क्या लिखते, बल संवेग कितना 40 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको समझ में आ जाता किस क्या कह रहा है, बल संवेग का मतलब क्या, इंपल्स। क्या बच्चों, तो बताओ इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी 40। ठीक है, फोर्स निकालना है, टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है 5 सेकंड। बताओ फोर्स क्या आ जाएगा 40 बटे में 5, 8 न्यूटन। तो ध्यान में क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है, तुम्हारी गलती नहीं है, बस ये ध्यान रखो बल संवेग। बल संवेग का मतलब क्या हो गया, इंपल्स। इंपल्स दे रखा है, बस तुमने टाइमिंग देखनी। अगर ये मिनट में दे रखा होता, किस में दे रखा होता, तो किस में कन्वर्ट कर लेते, सेकंड में। बात समझ आ गई नहीं आ गई। डाइन में दे रखा होता फोर्स, किस में दे रखा होता, डाइन में। तो किस में कन्वर्ट कर लेते, न्यूटन में। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते बच्चों, 10 की पावर 5 डाइन। यूनिट को देख लिया करो। मैंने यूनिट देखी, क्या पाई यूनिट, क्योंकि पूरा समझ में नहीं आता ना। यूनिट देखी मैंने 40 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोग्राम पर सेकंड। तो क्या यूनिट आई मेरे पास, यूनिट आई मास मीटर पर सेकंड। आई नहीं आई, तो मास मीटर पर सेकंड किसकी आ सकती है, जब मास फोर्स ने किसके लिए गुणा करूंगा, टाइम के लिए। जब फोर्स ने टाइम के लिए गुणा करूंगा तो फोर्स की यूनिट है मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इनटू में क्या होया सेकंड, तो क्या आई मास मीटर पर सेकंड। या पेपर में दे रखी है, तो इसलिए वहां पर बल संवेग लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था? बल संवेग। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन था। तो यूनिट देख के क्वेश्चन सोल्व कर दिया करो, यूनिट देख के क्वेश्चन सोल्व कराया करो। अच्छा तुम एक तरीका और बताऊं इसका, तरीका को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या आना है, निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा कुछ भी नहीं पता हो। मास का क्या आया? किलोग्राम। क्या आया? और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें एक चीज कंफर्म होगी, तुम्हें जब भी कभी मास निकालना है, क्या निकालना है, तो टाइम कड़ा हो ऊपर या नीचे? नीचे टाइम आओगा और मास कट जाएगा ऊपर। तुम्हारी क्वेश्चन में 40 किलोग्राम के दे रखा मास, तो वो कड़ा होगा ऊपर, और टाइम के दे रखा 5 सेकंड, पकड़ा होगी नीचे। करके देख लो, 40/5 में कितना है? 8। और जो तुम्हारा आ जाए ना उसकी यूनिट काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो? उसकी यूनिट काउंट कर लो। इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो बच्चों यहां पर जो फोर्स, ये जो तुम्हारी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किसकी हुई? इंपल्स की। इंपल्स की होती है ना, क्योंकि इसके गुणा में 1 सेकंड और करोगे तो मीटर पर सेकंड आओगा, नहीं आओगा? तुम गुणा भाग भी करोगे ना सिंपली, बट टाइम नीचे होगा और मास ऊपर होगा, जब भी इसका किया जाएगा आंसर। पर क्वेश्चन मिस्टेक ये हो रही है, बल संवेग लिखना था। क्या लिखना था? बल संवेग का मतलब क्या हो जाएगा? इंपल्स। इंपल्स सीधा सीधा क्या आ रहा है? फोर्स इंटू टाइम। टाइम दे रखा है, फोर्स पूछ रहा है, और बल संवेग दे रखा है, इंपल्स आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाता। ठीक है, ये गलती करी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये। अगला आ जाओ। ये कह रहा है 2 तारों की लंबाई, ये क्वेश्चन भी आसान है। 2 तारों की लंबाई का प्रतिरोध, पहले बोला मैंने R1, क्या बोला? R1। R1 का प्रतिरोध है P1 रेशो 1:2, 1:, और एक चीज की, किस चीज की रेशो? तारों की लंबाई की L1। फॉर्मूला होता है R का रो L A, रो A। L होती लेंथ, रो क्या होती? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को क्या बोलोगे? प्रतिरोधकताएं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। आर को क्या बोलोगे? प्रतिरोध। ठीक है, आर को क्या बोलोगे? प्रतिरोध, और रो को प्रतिरोधकताएं। अब देखो रो एल ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 तार हैं, ये R1 है, R2 है। R2 में सारी चीज डबल कर दी, इसकी रेशो 1 है, इसकी रेशो क्या है? 2। सब चीज डबल कर दी, सब चीज क्या कर दी? डबल। एरिया को बताओ, एरिया क्या होता है? πr²। क्या था बच्चों? जब सिलेंड्रिकल लोगे 4πr², मतलब क्या होगा? स्क्वायर आओगा, नहीं आओगा? ठीक, देखो R1 तो हो गया ये, R2 क्या हो गया? 2P1, 2L1, 2P1, 2L1, और 2 क्या हो गया? A1। बात समझ आई नहीं आई? अब मुझे ध्यान से इनके न्यूमेरिक वो करो, इनकी वैल्यू रखते जाओ, देखना ध्यान से। एरिया किस में दिएगा बच्चों? ये साथ में मेंशन भी कर रखा है, व्यास। व्यास क्या होता है? डायमीटर खुद बता रहा है, एरिया किस में निकलेगा? डायमीटर में व्यास लेते हो या त्रिज्या लेते हो? त्रिज्या क्या होगी? रेडियस होगी, नहीं होगी रेडियस? तो बताओ P1 L1 बटे A1 बटे, ठीक है। और यहां से लोगे तो इसको बच्चों 2P 2L1, परंतु एरिया को काउंट करोगे तो डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि क्या हो जाएगा? 2R, R स्क्वायर हो गया ना, R क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो कितना होगा बच्चों? ये यहां पर 4 आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि A स्क्वायर करना है ना, A क्या करना है? स्क्वायर। 2A का स्क्वायर होगा, नहीं होगा पूरे का? क्योंकि क्या है? रेडियस, πr²। क्योंकि रेडियस है, रेडियस से एरिया क्या होगा? स्क्वायर में चलेगा, नहीं चलेगा? लेंथ तो क्या रखेगी?
सिंपल रहेगी, तो इसमें काटोगे तो क्या होगा 2p1 2l1 बटे में 4a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4a, क्योंकि स्क्वायर होगा है ना, स्क्वायर होगा है तो बच्चों 2 और 2 4 तो 4 कट के नहीं कट गई, जितना पहले का रेजिस्टेंस था उतना ही आ गया, नहीं आ गया। अगर ये कहता इसका व्यास नहीं खाली एरिया डबल होता, क्या कहता व्यास मेंशन नहीं करता, तो आप सीधा क्या करते 2a। व्यास जब भी मेंशन करोगे, कभी भी व्यास और त्रिज्या मेंशन करोगे तो उसका डबल नहीं, उसका स्क्वायर में होगा। किस में होगा, बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो 2 का 2a है, उसका क्या हो गया स्क्वायर, कितना आ गया 4। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना पहले डे का था, पहले डे कितना था 10 ओम, तो इसका भी कितना आया 10 ओम। बस ये ध्यान रखना, बस एरिया अगर खाली कह दे डबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एरिया में क्या कह दे रेडियस 3 गुणी होगी, क्या होगी रेडियस, तो बताओ 3 होगा या 9 होगा, क्यूब नहीं, आर का तो स्क्वायर होगा ना, 3 गुणी कह दी तो 3 का क्या होगा स्क्वायर 9, वो बोले 4 गुणी 4 का स्क्वायर, वो बोली 5 गुणी 5 का स्क्वायर, और ऊपर वाले केवल के होंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि रो तो क्या होगा 2p 2l। ये क्वेश्चन था, वैसे कुछ नहीं था, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगी स्क्वायर में, तो इसका कितना आ जाएगा 10 ओम। अगला क्वेश्चन है 220 की वोल्ट जनरेटर एक बल्ब से जुड़ा हुआ है। 220 क्या है याद समझा देता हूं, 220 है वोल्ट, और धारा है, करंट है 0.5 एम्पियर, शक्ति बतानी है पावर। तो यहां पे शक्ति के सारे फॉर्मूले बता देता हूं, ध्यान से समझ लो, पावर के फॉर्मूले सुन लो। पावर शक्ति, पहली बात तो शक्ति की यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोवाट आवर, वाट बोलते हैं, वाट मेजर जनरली किस में करेंगे किलोवाट आवर में, किसे मेजर करेंगे किलो, सॉरी वाट होगी, ठीक है, किलोवाट में मेजर करते हैं। अब सुनो, पावर जो होती है अलग अलग फॉर्मूले बता दिए, ऊर्जा अपॉन समय, ऊर्जा अपॉन समय, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ऊर्जा दे रखी हो तो बटे में क्या कर देंगे समय। एक पावर का फॉर्मूला सुनो, पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, तो V इंटू आई हो गया, V इंटू आई। अगर वोल्टेज और करंट दे रखे तो पावर निकल जाएगी, निकल जाएगी, और पावर निकल जाएगी तो ऊर्जा निकल जाएगी, निकल जाएगी। ऊर्जा में क्या करोगे, पावर में पावर गुणा समय कर दोगे तो ऊर्जा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अब सुनो, पावर के हम अलग अलग फॉर्मूले निकालते जब चीज ना हो। V इंटू आई है बच्चों, V क्या होता है ओम के फॉर्मूले से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगा देते हो R एक रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, नहीं होता है, V इज इक्वल टू। तो मैं एक बात करूं तो इस फॉर्मूले ने V इज इक्वल टू आई आर उसमें रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो पावर जो होती है ये भी हो सकती नहीं हो सकती, आई आर इंटू आई आर इंटू, तो यहां से क्या हो गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर हो गया, नहीं हो गया, क्या हो गया। अब बताओ आर को, अब एक बताओ आई को V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आई को क्या लिख सकता हूं, आई को मैं V बटे आर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, V बटे आर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और वोल्टेज क्या थी V इंटू आई, तो V आई को मैं लिख दिया V बटे आर, क्या लिख दिया, तो ये आड़े तक क्या हो गया V स्क्वायर बाय आर। V ये मैंने क्यों बताया, इतने सौदे इतने बताए हैं, कभी भी जो टर्म दे रखी है उसके हिसाब से पावर ने निकाल लो। अगर पावर ने ऊर्जा दे रखी है, क्या दे रखी है, तो बटे में निकल जाएगी, या पावर दे रखी है तो ऊर्जा काट दी हो तो P इंटू टी। पावर वोल्टेज और करंट दे रखी है, क्या दे रखी है, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, काट दोगे। तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, क्या पावर काट दोगे, नहीं काट दोगे, कौन सा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। तुम्हें वोल्टेज नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, करंट रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, निकल जाएगा आई स्क्वायर
सारे के ही पावर के फॉर्मूले। अब बताओ के दे रखा है पेपर, बताओ। वोल्टेज दे दी V, करंट दे दिया, करंट के दे दिया I 0.5, काटने के है पावर, तो कौन सा फॉर्मूला ला दो, VI का लगा दे कि वोल्टेज और I हो गया, निकल लगा दो सीधा फॉर्मूला। 220 गुणा में 0.5 को कितने बोल दोगे, 1/2, कितनी आ गई 110 वाट। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये और पूछ ले कि भाई 1 यूनिट पे 5 रुपया खर्चा हुआ है, 1 यूनिट पे, तो पहले तो पावर काटोगे, क्या काटोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो लोग 30 घंटे चल रहा है, कितने घंटे चल रहे हैं, मान लो याद है क्वेश्चन कह दे एक जो है 30 घंटे चल रहा है, कितने घंटे चल रहे हैं, तो 30 घंटे तो 110 वाट है। पहले जो होता है किस में निकलती है, किलो वाट आवर में, आवर में निकलती नहीं, वो बोला 30 घंटे, तो क्या 30 घंटे को सेकंड बढ़ाओगे, क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो किस में निकलती है, ऊर्जा आवर में, तो 110 वाट को बोलता है 30 घंटे चलती है, तो 110 गुणा 30 क्या होगी, ऊर्जा होगी नहीं होगी, होगी। और वो बोल रहे 1 यूनिट का, कितने यूनिट का, कितना है, 5 रुपए खर्चा है, कितना है, तो ये तो होगी यूनिट टोटल, मल्टीप्लाई किस तरह कर दो, बात समझ आ गई नहीं। वो बोल दे 200 सेकंड चलती है, कितनी चलती है, डेली की 200 सेकंड चलती है, डेली की, या बोल दे डेली की 500 मिनट चलती है, कितने मिनट, तो 1 महीने का 2 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्चा बताओ, तो क्या करोगे, दिमाग लगाओ अड़े, इसका क्वेश्चन ना करो। वो बोल रहे हैं कि डेली की 500 मिनट चलती है, कितने मिनट, 500 मिनट चले हैं, और 2 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्चा बताओ, तो पहले तो बताओ 110 वाट आ गई थी, कितनी वाट आ गई थी, तो क्या करोगे, मिनट या मिनट ना घंटे बढ़ाओगे, घंटे क्या बढ़ाए, घंटे बढ़ाए, 500 मिनट या घंटे कैसे बढ़ाओगे, बटे में क्या कर दोगे, 60 तक कर दिया, तो क्या बन गए थारे घंटे, 600 मिनट कर लो ताकि आसानी पड़ जाए क्वेश्चन करने में, 600 बटे 60 घंटे हो गए नहीं हो गए, कितने दिन का है, एक महीना, एक महीने में दे नहीं थे कितने मान होगे, 30 दिन, तो बताओ ये उस 30 दिन की बिजली खर्च आएगी नहीं आएगी। अब बिजली खर्च कब आओगा, जब उसमें के मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्वेश्चन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई डाउट है, कैसा भी क्वेश्चन है सोल्व कर दोगे, पावर वाला ही लाना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है ऊर्जा जो होती है किसमें, वाट में या किलो वाट आवर में, जैसे एक क्वेश्चन और हो गया, खाली वाट में दे रखी, किसमें दे रखी है, तो वाट में दोगे ना, किलो वाट में बढ़ाओगे, जैसे वो दे दे तुम्हें 1100 वाट, एक क्वेश्चन और हो गया ऐसे 1100 वाट, तो 1100 वाट लिखोगे या 1.1 किलो वाट लिखोगे, बात समझ आ गई नहीं आ गई, वाट के बनाने हैं और मिनट सेकंड के बनाने हैं घंटे, जब खर्च निकलेगा तो वाट के तो क्या बनाने हैं किलोवाट, और मिनट सेकंड के बनाने हैं घंटे, कर दोगे सोल्व क्वेश्चन में, बस ये पंगा पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तो वहां तुम मान ले तुम्हारे 5000 रुपया आ रही और 500 आते हो, तो पंगा तुमने क्या करे पाओगा, तुमने क्या ना करे पाओगे, उन वाट मनसर दे पाओगे, क्या मनसर दे पाओगा, वो खर्च जो किलोवाट आवर के हिसाब से बता पाओगा, ठीक है, कर दोगे ना सोल्व इसमें। और कभी भी जो प्रतिरोध वर्तिरोध वाला सिस्टम आ जाए तो उसमें किसका देखना है ध्यान से, एरिया देखना है, क्या देखना है, अगर एरिया हम बोले कि रेडियस 3 गुना होगी तो नीचे फर्क कितना होगा, प्रतिरोध क्या होगा, नो टाइम हो जाएगा ना, नो टाइम कम या ज्यादा, कम, क्योंकि एरिया कड़े है नीचे नहीं है, बात समझाएगी नहीं, तो प्रतिरोध 9 गुना घट जाएगा, कितना घट जाएगा, अगर वो बोले रेडियस 1/3 टाइम्स कर दी, 1/, अब बताओ क्या होगा प्रतिरोध में फर्क, बस ये ध्यान रख लो, प्रतिरोध वाला सीधा कंसेप्ट कर लो, रेडियस 2 गुना बढ़ा दी, 2 गुना, तो अगला रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 कमा होगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे ने है। अब मैंने बोला रेडियस 1/3 घटा दी, रेडियस, तो अगला रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है नीचे में है, बात समझा कि नहीं, इसलिए याद रख लो न्यूमेरिकल कर गलत होगा नहीं, तो कुछ ही देखना, क्या देखना है वैसे, रेडियस का रेजिस्टेंस का रिलेशन,
अगर वह बढ़ती है तो उतना ही बढ़ता है या दुगना घटता है? जितना बढ़ेगा उसका दुगना क्या करेगा? घटेगा। बात समझ आ गई ना? उसका स्क्वायर के फॉर्म में 3 गुना है तो उसका स्क्वायर के फॉर्म में घटेगा। अगर घटेगा तो उतना ही उसका क्या करेगा? स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। रेडियस और रेजिस्टेंस का रेशियो। तो अगली बार मैं इसका नो क्वेश्चन दूंगा, प्रतिरोध वाला गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, और ये दूंगा तो खर्च वाला। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन। घास के अध्ययन को, ये सारे अध्ययन और कर लो। घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये है घास के अध्ययन को फेर्नोलॉजी, फाइनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी। घास के अध्ययन को मार्कर में भर लेता हूं। घास के अध्ययन को कहते हो बच्चों एग्रोस्टोलॉजी। अब कुछ अध्ययन कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है अध्ययन। यहां से इंग्लिश के अध्ययन भी हो गए, और जो आपके पेपर में जो अध्ययन आओ बायो से रिलेटेड वे भी हो जाएंगे। नॉर्मल ना बताओ, नॉर्मल सबने पता है कि एनाटॉमी किसने कहते हैं, पता है एनाटॉमी स्किन, उसने भाई शरीर की उसने क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। बॉटनी, जूलॉजी सबने पता है। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जैसे फेर्नोलॉजी। फेर्नोलॉजी ना पहला, ये ब्रेन एक्टिविटी को कहते हैं, ब्रेन के पार्ट्स की एक्टिविटी को। ब्रेन के पार्ट्स की एक्टिविटी लिख लो ने, ब्रेन के पार्ट्स की एक्टिविटी को कहते हैं फेर्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये फाइलोलॉजी नहीं, एक ये था फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, फेनोलॉजी बता दिया। एक फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी होता कास्ट की हिस्ट्री, कास्ट की हिस्ट्री और कास्ट की अपलिफ्टमेंट, फाइलोजेनी। धूलकण, धूलकण की स्टडी बोलते हैं फेलेनोलॉजी। फेलेनो, फेलेनो, PHELNO, धूलकण की स्टडी फेलेनोलॉजी। ठीक है, अब आ जाओ कुछ टर्म। फाइटोट्रोन, ये पेपर में आता, कई बार आया पेपर, यूपी के पेपरों में आ चुका है, राजस्थान में भी आ चुका है फाइटोट्रोन। फाइटोट्रोन, फाइटोट्रोन क्या होता है? इसको पादपाल्य भी बोलते हैं, पादपाल्य, हिंदी में पादपाल्य, फाइटोट्रोन। तुमने ये चेक करना है किस पौधे के लिए क्या चीज जरूरत है, तो उसने डायरेक्ट फील्ड में ग्रो कराओगे या लैब में ग्रो करा के देखोगे? लैब में ग्रो करा के देखेंगे कितनी पीएच पे वो काम करे है, कितना उसने पानी चाहिए। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? लैब में कंट्रोल कंडीशन में कोई प्लांट्स ग्रो कराया जाता है टेस्टिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं? फाइटोट्रोन या पादपाल्य। बात समझ आएगी नहीं आएगी? कंट्रोल कंडीशन में प्लांट को ग्रो कराना, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। अर्बेरियम क्या होता है? अर्बेरियम पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, बच्चों ने बनाया भी होगा अर्बेरियम, आजकल के स्कूलों में बनवाते हैं अर्बेरियम, हम बनाया करते हैं फाइल में अर्बेरियम। अर्बेरियम क्या होता है? जो पेड़ के पार्ट है ना, पत्ती, फूल, फल, इन पोर्शनों को अपनी एक फाइल सी बनाकर उसमें अरेंज करना, उसने क्या बोला? अर्बेरियम। जैसे एक्वेरियम नहीं है, आर्टिफिशियली बना हुआ मछली, मछली का इस्तेमाल से आज तो पूरा मछली भी डालते हैं उसमें, तो अर्बेरियम होता है पेड़ पौधों की फाइल बनाना, संग्रह करना। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी वर्ड आता है कई बार, टेक्सोनोमी, नोमेनक्लेचर। टेक्सोनोमी क्या होती? क्लासिफिकेशन करना, क्या करना? वर्गीकरण करना। प्लांट्स को, एनिमल को, प्रोटिस्टा को, इनको अलग अलग वर्गीकरण करा नहीं करा? 5 वर्गीकरण बताए थे ना, तो 5 किसमें बांटी? वो टेक्सोनोमी करी। क्या करी? उनकी 5 किंगडम बनाई। किसने? RH विटेकर ने। ठीक है बच्चों, टेक्सोनोमी होगी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी पता है ना भाई? लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन, जीवित और अजीवित चीजों का इंटरेक्शन, उन्हें बोलते हैं इकोलॉजी। क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे पहले इकोलॉजी जो है टर्म किसने दी?
टर्म किसने दी बच्चों? अर्नेस्ट एक्कल। अर्नेस्ट एक्कल ने टर्म दी, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी बोलोगे ऑर्थर टेंसले, याद रखो टेंसले, ऑर्थर टेंसले। फादर ऑफ इकोलॉजी ऑर्थर टेंसले, ये फादर है, इसने टर्म कॉइंड करी थी, टर्म। इंडियन फादर बच्चो 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 इंडियन फादर तो मिश्रा जी, मिश्रा, ठीक है, मिश्रा। तो परंतु मेन ये आता है, फादर ऑफ इकोलॉजी आता है टेंसले, ऑर्थर टेंसले, और इकोलॉजी जो टर्म दी थी वो अर्नेस्ट एक्कल ने। इकोलॉजी लिविंग प्लस नॉन लिविंग का इंटरेक्शन। जेनेटिक्स आ जाओ बच्चों, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का यहाँ पूरा फंडा करा दिया तो मैंने जेनेटिक्स का भी, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जेनेटिक्स जीन वगैरह की स्टडी को बोलते हो, जीन वगैरह की स्टडी। अब जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या आते हैं, बता रहा हूं। देखो जैसे अपने यहाँ पे बात करो, अपने वुमेन के अंदर कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। और डिजीज के टाइम पे बताऊंगा डिटेल। तो इनमें से कैसे बच्चों 23 पेयर हैं ये, 22 पेयर नॉर्मल भाई, ठीक है। एक पेयर आपका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम बच्चों, मेल में अलग फीमेल में अलग बच्चों, 23 पेयर। अब मैं बात करता हूं तो इसी प्रकार चने में, पौधा में भी होंगे, इसी प्रकार क्या होंगे, पशुओं में भी होंगे क्रोमोसोम। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की जो स्टडी करी वो करी बच्चों चने में। किसमें करी? चने में था पाइसम स्टाइबम। पाइसम मैंने चने की बताई थी, पाइसम स्टाइबम चने में करी थी, ठीक है, क्लियर। अब ये किस तरह होती हैं? कोई भी जो जीन होता है, जीन, उस जीन, देखो क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो अनुवांशिक कैरेक्टर जाते हैं, कौन से कैरेक्टर भाई? यो चना लंबा है, यो चना छोटा है, यो आदमी बड़ा है छोटा है, तो वे अनुवांशिक कैरेक्टर होते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, पास होती है, ठीक है। तो ये जो जनरेशन जिस फॉर्म में पास होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये होती है जीन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जीन। जीन जो होता है दो तरह से एक्सप्रेस करता है, जीन डोमिनेंट हो, जीन रिसेसिव हो। जैसे एक जीन है हाइट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? चाहे वो किसकी हो, प्लांट्स की हो चाहे किसकी, एनिमल की हो। अगर वो जीन पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाए तो कौन सी नेचर का जीन है? डोमिनेंट नेचर का। अगर वो एक्सप्रेस ना हो पाई, रिसेसिव। बात समझ आई या नहीं आई? तो बच्चों एक जीन के अंदर दो फॉर्म होगी, नहीं होगी? तो जीन के अंदर जो दो फॉर्म होती है उन्हें बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। तो सबसे पहले क्या, क्रोमोसोम जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं उस पार्ट को क्या बोलोगे? जीन। क्या बोलोगे? ठीक है बच्चों, जीन के अंदर मैंने बता दिया, चाहे डोमिनेंट, चाहे एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट, ना करेगा तो रिसेसिव। तो बच्चों जो ये दो फॉर्म होगी जीन की, उन्हें क्या बोलेंगे? एलील। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब सुनो, जो कर मैंने बात करी हाइट है, मटर का, सॉरी हाँ मटर का, चना मटर, पाइसिंग स्टाइल मटर का, चना बोल मटर, ठीक है मटर, पाइसिंग स्टाइल मटर का लिख रखा है पाइसिंग, ठीक है मटर। अब देखो जो कर हाइट के हैं, हाइट के दो हो गए भाई, एच ओ या स्मॉल एच ओ। तो एच एलील क्या होगी? डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी, और एच शॉर्ट क्या करेगी? शॉर्ट कैरेक्टर शो करेगी। तो इस तरह से एलील जो होती हैं, इसके दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ, पहले एक जो जीन है वह क्या करेगी? सेग्रीगेट करेगी, एक डोमिनेट में, एक इसमें रिसेसिव। तो पूरी डिटेल तो जेनेटिक्स से 3 घंटे में हुए, तुम्हारे काम लायक डिटेल बता दो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलोगे? हर एक जो जीन होती है उसकी अलग अलग एलील अलग अलग काम करेगी, डोमिनेंट वाली अलग, रिसेसिव वाली अलग, कलर वाली अलग, किसी का कलर कैसा, किसी का येलो, किसी का ग्रीन, तो अलग अलग एलील क्या करेंगी? अलग अलग होती चाहिए। फिर अलग अलग होके इंडिपेंडेंट असोरमेंट, अगला ला आता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, खाली
खाली बड़ी हाइट वाला भी शो कर सकता है, खाली छोटी हाइट वाला भी शो कर सकता है, दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। तो एक जो जीन के अंदर एलील है वो अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्मेंट, अलग अलग अपना फंक्शन दिखा सकते हैं। बात समझ आई नहीं? तो बच्चों इनकी क्रॉसिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? एक तो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड का मतलब मोनो मैंने एक, हाइब्रिड मैंने दो फॉर्मों का कराया। ये किसी एक करेक्टर का होता है। किसका? तो अगर मान ले हाइट ले ली, क्या ले ली? अब कलर ले लिया, चाहे हाइट ले लो चाहे कलर ले लो, एक करेक्टर की क्रॉस कराओ। किसका? तो उसने क्या बोलोगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें एक करेक्टर की दो 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 एलील बनेंगी। कितनी एलील बनेंगी? बड़ी हाइट, छोटी हाइट, दोनों दो ली, दो पाइसम टाइम में दोनों आगी बड़ी बड़ी आगी। तो क्या हो गया? एच एच। दोनों आगी छोटी छोटी आगी, छोटा एच। एक की बड़ी एक की छोटी, एक की बड़ी एक की छोटी, तो कितने बने? वैल्यू कितनी बनी? 4। दोनों बड़ी दोनों छोटी, एक बड़ी एक छोटी। एक बार पहले की बड़ी दूसरे की छोटी, फिर दूसरे की बड़ी पहले की छोटी। मेल फीमेल लिए भाई। अब सुनो बात ध्यान से। तो 4 वैल्यू आऊंगी। इस 4 वैल्यूओं को दो फॉर्मेट में देखते हैं। दो रेशो होती हैं, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक होते हैं तुम्हारे रियल में और दिखने में। जैसे समझो, हाइट में देख लो, एक की हाइट आई 6 फुट आदमी, कितनी? हर एक की आई 5 फीट, हर एक की आई 5 7 5 8। तो क्या मानोगे? 6 फीट ने क्या मानोगे? बड़ा है। 5 फीट ने, 5 फीट में क्या नहीं कर पाई जीन, रिसेसिव होगी। और 5 7 ने क्या कहोगे? अगर एक चीज कहनी, बड़ा कहोगे छोटा कहोगे? एक बताओ क्या कहोगे? डोमिनेंट क्या ना जागी नहीं जागी। तो बच्चों ये फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो है। रियलिटी में तो क्या रेशियो बनी? रियलिटी में तो रेशियो बनी 1:2:1। 1:, इसका मतलब क्या? रियलिटी में जीन वाइज रेशियो या 1 के हुई डोमिनेंट, वही ना डोमिनेंट, 1 के हुई और 2 के हुई हाइब्रिड, बड़ा और छोटा। जैसे मैं लिखूं एच एच, बड़ा एच, छोटा एच, एच 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 एच। बात समझ आई नहीं आई? रियलिटी में तो ये रेशो ही नहीं हुई, 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो आती है, जीनोटिपिक वैल्यू आती है 1:2:1। अगर तुमने एक का मैं कह रही हूं बड़ा और छोटा, तो क्या कहोगे? 3:1। क्यों? क्योंकि 5 7 5 8 वाली ने किस में कैटेगरी माना? बड़े वाली। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी? रेशो। बात समझ आएगी? तो फिनोटिपिक रेशो आउटर वैल्यू होगी, चाहे कलर की आउटर वैल्यू हो चाहे हाइट की आउटर वैल्यू हो, और जीनोटिपिक रेशो क्या होगी? रियल वैल्यू। क्लियर? तो पेपर में आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वैल्यू क्या होगी? तो खाली वैल्यू बुझे तो क्या लिख दोगे? 3:1। फिनोटिपिक बुझे जब भी क्या कह दोगे? 3:1। जीनोटिपिक बुझे तो 1:2:1। पूरी डिटेल नहीं करा रहा बच्चों, उसका रीजन है। अब आ जा डाई हाइब्रिड वैल्यू। कितनी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर लोगे या दो करेक्टर लोगे? जो अगर हाइट भी ले ली, रके भी ले लिया, कलर भी ले लिया, हाइट ले लिया, तो कितनी वैल्यू आऊंगी? 4 आऊंगी या 16 आऊंगी? 16 आऊंगी नहीं आऊंगी? कितनी आऊंगी? 16 आऊंगी नहीं आऊंगी? अब 16 बताओ किस तरह से आऊंगी? वे देखो 16 आऊंगी 9:3:3:1। 9:3:3:1। बात समझ आ गई? डाई हाइब्रिड क्रॉस की वैल्यू यहां होगी 9:3:3:1। या कौन सी रेशो आ गई? जीनोटिपिक। कौन सी? फिनोटिपिक बोलोगे तो 15:1। बात समझ आएगी नहीं आएगी? कौन सी? इसमें एक करेक्टर लिया, दो करेक्टर लिए, दो करेक्टर लिए, जो हाइट ले लिया, कलर ले लिया। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आओगे तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे।
अभी ना पढ़ाने में जाऊँ पूरी जेनेटिक्स पढ़ाऊँ, पूरी जेनेटिक्स ना समझाऊँ, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, एक आता है बैक क्रॉस। क्या आता है, कैसे होगा, अपनी हाइब्रिड वैल्यू एच थी या अपनी हाइब्रिड वैल्यू एच थी, एच थी ना। जैसे कभी भी क्रॉस होगा तो बच्चों तो अगर मान लिया एक करेक्टर है तो एक करेक्टर में एच ये चार आ गई नहीं आ गई, इन तक बनेगा के यो बनेगा नहीं बनेगा। तो रियल टीम वैल्यू किस हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा, दोनों की हाइब्रिड ले ली, इनका क्रॉस कराऊंगी एच बात समझ आई नहीं। इनके क्रॉस की वैल्यू क्या होगी, एच इसने क्या कहा था हमने 1:2:1। कौन सी वैल्यू, जीनोटिपिक, और फिनोटिपिक बोलोगे तो 3:1। बात समझ आई नहीं। तो क्या कौन सी वैल्यू को आया करें, हाइब्रिड का क्रॉस। किसका क्रॉस, इसीलिए तो हाइब्रिड क्रॉस बोले नहीं बोले। अगर मैं बोलूं कलर दो ले लिया, दो कैसे होगा देखो ध्यान से, कलर का मान लो सी आ गया, क्या आ गया, तो ये वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी, एच सी, इसका क्रॉस एच सी, इसका क्रॉस होगा नहीं होगा। अब इनकी वैल्यू कितनी आओगी, 16 होगी नहीं आओगी, 16 होगी नहीं आओगी, आओगे ना अभी 16। जब कर जो कर मान ले एक मत आ जा एच सी छोटा सी एक में आ जा एच दोनों सी छोटे, दोनों सी, एक में आ जा एच दोनों सी बड़े, एक में आ जा एच दोनों सी बड़े। तो बताओ दोनों में एक वैल्यू तो डोमिनेट हो ही नहीं हुई, इसमें कौन सी डोमिनेट होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें या बात समझ आ गई। इस प्रकार इनकी नो वैल्यू आती जाएगी, 9:3:1। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन आता है बैक क्रॉस किसे कहते हैं, कौन सा क्रॉस। अब रियल टीम क्रॉस क्या कराओ, हाइब्रिड वैल्यू का कराओ ना। अगर एक हाइब्रिड वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रिसेसिव के लिए क्रॉस करा दो, किसी के लिए क्रॉस करा दो, उसने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। जैसे एच जो है ये कराया क्रॉस एच गेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3:1 आओगी या नहीं आओगे, नहीं आओ ना, की वैल्यू आती है हमेशा 1:1। तो टेस्ट क्रॉस की वैल्यू क्या आती है 1:1। तो वो बैक क्रॉस जिसमें रिसेसिव के लिए क्रॉस कराते हैं, वो बैक क्रॉस जिसमें रिसेसिव के लिए कराते हैं, तो टेस्ट क्रॉस की रेशियो आ गई 1:1। तो इस तरह क्वेश्चन आज सोल्व कर दोगे। दो लॉ बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब पहला जो एच जी ना टूटेगी, एच बड़ा है तो बड़े बड़े एचओ में टूटेगी, एच छोटा है दो छोटे छोटे एचओ में टूटेगी, टूटेगी ना अलग अलग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर वे क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लॉ ऑफ। तो एलील फॉर्मेशन होना, क्या फॉर्मेशन होना, वो तो होता है सेग्रीगेशन। लिख लो, सेग्रीगेशन में एलील फॉर्म होती है, सेग्रीगेशन में एलील फॉर्म होती है, और क्रॉस की वैल्यू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की वजह से आती है, और क्रॉस की वैल्यू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की वजह से आती है। बहुत बड़ी है जेनेटिक्स की यूनिट के ऊपर, मैं तुम्हें शॉर्ट में जो फंक्शन है वो बताया मैं। ठीक है, क्रॉस की वैल्यू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की वजह से आती है। एक बात सुनो, जेनेटिक्स का फादर है जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मेंडल, ये भी कई बार पूछा जेनेटिक्स फादर जॉर्ज मेंडल। आ जाओ,
डेमोग्राफी इंडिविजुअल के आंकड़े बताने भाई, पॉपुलेशन की स्टडी डेमोग्राफी बोलते। एक वर्ड और आ जाओ, इथनोलॉजी, नोलॉजी, इथनोलॉजी, इथोलॉजी, इथिक्स, इटाइमोग्राफी। ध्यान से समझना बच्चों, नोलॉजी आ जा, इथनो, 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 नो वर्ड आया, ये होता बच्चों आपके कल्चर कस्टम की डिटेल। कल्चरल कस्टम्स, रीति रिवाज जो है आपके, उनका साइंटिफिक एनालिसिस। साइंटिफिक एनालिसिस, उनका क्या बेनिफिट था, क्या लॉस था। जैसे एक थिंकर था पोलैंड वगैरह का, उसने क्या किया था, वो एक ट्राइब्स के वहां पे चला गया। उन ट्राइब्स के वहां पे देखा, वो जो थे ना समुद्र में मछली पालन करने जाया करते, कभी कभी मछली पालन के लिए अंदर दूर तक घुस जाया करते। तो उनका एक दिन डिसाइड कराया कि उस दिन जावांगे। उन्हें ये नहीं पता था कि उस दिन भाई नो मून और न्यू मून वाला कंसेप्ट था। नो मून था, उस दिन चंद्रमा की रोशनी इतनी तगड़ी नहीं थी, तो इतनी तगड़ी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ज्वार भाटा तगड़ा नहीं होगा, तो उनकी बोट नहीं डूबेगी। वो क्या करते, जैसे समुद्र में जाते उनकी बोट तो कमजोर होया करती, तो चांटिंग मंत्र गाने स्टार्ट कर देते। और मंत्र गाने स्टार्ट कर देते, तो माय गॉड भगवान सेव करेगा। देखो राक्षस आ गया, लहर दिखती क्या आ गई, राक्षस आ गई। फिर एकदम तक ये दिखते भगवान आ गया। तो उसने, वो थिंकर सोचा ये कर क्यों रहे हैं, उनका कस्टम था, कल्चर था। उसने बताई, वो चांटिंग मंत्र आज कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे थे। मंत्र चांट कर रहे थे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। और मंत्र चांट करना बंद कर देते तो क्या लग था कि राक्षस हमने खा जाएगा। तो कोई भगवान नहीं था, बस क्या थे, चांटिंग मंत्र उनका क्या था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। और कई बार जब बोट डूब जाती तो कहते किसी ने पाप कराया, जाती डूबगी। तो उनका रिलीजन था, तो उसने रिलीजन का कंसेप्ट बताया कि रिलीजन कॉन्फिडेंस देता है। रिलीजन क्या देता है, बात समझ आ गई नहीं आई। तो इस प्रकार का साइंटिफिक एनालिसिस करना किसी के कल्चर का और उसका, उसने क्या बोलते हो, इथनोलॉजी। क्या बोलते हो बच्चों, ठीक है। आ जाओ, इथोलॉजी, इथो, इथिक्स से वर्ड निकला, इथो, इथिक्स से वर्ड लिखा ना इथो। इथो में है बिहेवियर, आदमी का बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर और एनिमल का बिहेवियर स्टडी करना। ह्यूमन का और एनिमल का बिहेवियर स्टडी करना क्या हो जाएगा, इथोलॉजी। वो इथोलॉजी थी, ये क्या है, इथोलॉजी। इथिक्स, मोरल ड्यूटी और बिहेवियर। इथिक्स का पेपर भी आता है यूपीएससी में, सीएस में आना स्टार्ट होगा। इथिक्स, भाई ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज मोरली ठीक है, ये चीज मोरली गलत है, तो किससे पता लगेगा, वो इथिक्स। क्लियर। आगे वर्ड आ जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इथाइमोग्राफी। एक स्पीसीज, एक स्पेशल कस्टम की स्टडी करें। एक स्पेशल स्पीसीज, जो स्पेशल आदमी जो कर, वो बताई थी ना, वो थिंकर ने वहां के आदमी की स्टडी करी, तो स्पेशल केस की स्टडी करें तो क्या बोलेंगे, इथाइमोग्राफी। स्पेशल केस की स्टडी करेगा तो। और ये मैंने बताई थी चाइटोलॉजी, इचाइटोलॉजी। इचाइटोलॉजी बताई थी ना भाई, किसकी, मछलियों की। मछलियों के दांतों को चाइटो कहते हैं, इचाइटो दांत वाले। तो फिश की स्टडी। और पिस्सीकल्चर के था, इसकी स्टडी या फिश का पालन। कल्चर आते क्या होगा, पालन, और लॉजी आते क्या होगी, स्टडी। गलती मत करना इस चीज में। बायोनिक्स, कोई लिविंग चीज है, उसके वर्क, उसका कार्य क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज कहां है। कोई भी लिविंग चीज है, उसका क्या कार्य है, उसके क्या गुण है, क्या उसका यूज है, इनकी स्टडी किसे बोलते हो, बायोनिक्स। ये पेपर में आगे तो फ्लैट हो, अजीब जो कर लेगा तो कर लेगा, के बायोनिक्स क्या होगी, कोई लिविंग चीज है, उसका क्या काम क्या है, उसके गुण क्या है, उसका यूज क्या है। अगर उस लिविंग चीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन जानो, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, उन्हें बोलोगे बायोनोमिक्स। किसके साथ रिलेशन, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन जानोगे तो क्या बोलोगे, बायोनोमिक्स।
इकेनोग्राफी, आइकेनोग्राफी, आइकेनोक्लास्ट होता है ना, आइकेनोग्राफी चित्रकला से संबंधित, चित्रकला और प्रतिमाओं का अध्ययन, आइकेनोग्राफी। बायोनोमिक्स उसके उस लिविंग का एनवायरनमेंट के साथ के रिलेशन है। लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और लिविंग का एनवायरनमेंट के साथ खाली बायोनोमिक्स। इकेनोग्राफी चित्रकला। पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। इसलिए स्टडी को उसको बोलते हैं धरती को पेडालफर, पेडकाल, पेडकाल वह धरती होती है, पेडकाल वह धरती होती है जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो अपनी धरती कौन सी है, पेडकाल। अपनी धरती कौन सी है, कैल्शियम ज्यादा। वो धरती जिसमें बारिश ज्यादा हो उन्हें बोलते हैं पेडालफर, बारिश ज्यादा होने क्या बोलेंगे, पेडालफर। उसमें एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि जो हैवी मेटल ऊपर रह जाती है, नीचे वाली मेटल खड़े चल जाती है पानी के साथ नीचे। तो कैल्शियम हैवी है, लाइट है, कैल्शियम लाइट है बच्चों, ठीक है। आगे आज इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर सब्जियों से रिगार्डिंग, सब्जी का उत्पादन क्या क्या होगा, ओलेरिकल्चर। सिल्वी बताया था, सिल्वी, सिल्वी किसका, खेतों में क्या, रेशम का सीरी था, रेशम का सीरी था। विटिकल्चर किसका था, अंगूर का, विटिकल्चर अंगूर। सिल्वी है पेड़ लगाने, जंगलों में पेड़ लगाने, या तुम्हारे फसलों के पास खेतों में पेड़ लगाने, वनों में पेड़ लगाना, सिल्वीकल्चर। ओलेरिकल्चर सब्जी का, विटिकल्चर अंगूर का। आजो ओसिटोलॉजी, ओसिटोपोरोसिस बताई थी, ओसिटोपोरोसिस किससे, बोन से रिलेटेड। तो ओसिटोलॉजी किसकी भाई, बोन की स्टडी, बोन की स्टडी ओसिटोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी पर्वत से संबंधित, ओरोलॉजी पर्वत से संबंधित, पर्वत से संबंधित ओरोलॉजी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइंस की टर्म निकाल के लेके आए बच्चों, ठीक है। अर्पिटोलॉजी, अर्पिटोलॉजी एम्फीबियन और स्नेक से संबंधित, एम्फीबियन और स्नेक से संबंधित अर्पिटोलॉजी। इसी से बना है अर्बिनेशन। ठीक है भाई, क्लियर भाई, अर्बिटोलॉजी। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी बता दी थी, इसकी स्टडी ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की। बर्ड्स की स्टडी के लिए जो अपना इंडिया में बोले, वो वर्ल्ड में बोला जाता है, उसे बोलते हैं एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ बर्ड्स, फादर ऑफ बर्ड्स, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। कौन था एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एल्विन ऑक्टिनम, कांग्रेस। हो गया भाई बर्ड्स। और इंडियन फादर को बोलोगे तो बर्ड्स का सलीम अली, इंडियन फादर सलीम अली। ये हो गया तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड बता दिए थे ना, ये तुम्हें बाद में बताऊंगा एक टॉपिक जो है ये। अब आ जाओ आगे ने, घास का देना, एक न्यूमेरिकल और आ जाओ, कर दो भाई इसने। और ये पूरी साइंस भाई कवर, एटलीस्ट तुम्हें ऑप्शन में तो आ जाएंगे ना, ऑप्शन में आ जाएंगे तो निगलेक्ट करके दो ऑप्शन तो मिल जाएंगे के। प्रेरण, आगे तो मैं साइंस के वर्ड में इंग्लिश लिखवा दिया करो। प्रेरण का मतलब इंडक्टेंस, प्रेरण का मतलब इंडक्टेंस। अरे हमरे जुकाम ठीक नहीं हो गया भाई। अब बात सुनो बच्चों, चुंबकीय जो एनर्जी होती है, चुंबकीय एनर्जी, चुंबकीय एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वेयर। एल क्या पर, यहां पर क्या है, इंडक्टेंस। एल क्या है,
बात समझा के नहीं आगे, हाफ एल आई स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुंडली में 0.53 का प्रेरण, प्रेरण मतलब इंडक्टेंस एल है 0.53 मिली एम्पियर का। ठीक है बच्चों, 10⁻³ होगी फिर इन्हें 53 × 10⁻³ हो गया 0.53 10⁻³ अब वो कह रहा है ओम कितना है, रेजिस्टेंस है 0.35 ओम का, 0.35 ओम का, और वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, कितनी वोल्ट, और वो के काटने की कव है, चुंबकीय एनर्जी काटने की है, जो काटने की कव है उसका फॉर्मूला जान दो। चुंबकीय एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है हमें पेपर में, एल दे रखा है, एल दे रखा नहीं दे रखा, एल कितना है 0.53 10⁻³ देखो याद ध्यान से, ये दे रखा है एल 0.53 10⁻³ क्या नहीं दे रखा, आई निकाल सकते हो, आई किससे निकाल सकते हो, वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज क्या होती है आई इंटू, होती नहीं होती है, तो यहां से आई आ गया नहीं आ गया, क्या आ गया V बाय, तो V के है 12 वोल्ट, कितना वोल्ट बच्चों, और 35 के है ओम, 0.35 ऊपर के चला जाएगा 100, तो यहां से आई आगी नहीं आगी, क्या आगी आई आगी। अब बताओ फॉर्मूले में लगा दो, हाफ एल आई स्क्वायर क्या होगी 53/100 गुणा 10⁻³ -3 10⁻³ गुणा में क्या करोगे 12 गुणा 100/35 दोबारा हो जाएगा नहीं क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर है ना, 12 गुणा 100/35 और इनटू में हाफ, तो हाफ एल आई, इन्हें करोगे ना घटा बटा का भाग 100 ये घट जाएंगे, इन्हें करोगे तो 31 जूल आंसर आ जाएगा, क्या जूल आंसर आ जाएगा, बात समझाएगी। ये क्वेश्चन हो रहा है जब टाइम बच जाए जब करने की, ठीक से। और वैसे भी ने ये 10⁻³ है, 10⁻³ कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ये डबल हो गया 12 12 144, ठीक है, तो 100 कट कटा का अपने हिसाब का आंसर आ जाएगा। इन्हें थोड़ा न्यूमेरिकल ये कैलकुलेशन बेस दे दिया या प्रॉब्लम कर दी, कैलकुलेशन बेस न्यूमेरिकल जनरली नहीं आओगा, वैसे मैंने बता दी पेपर इसलिए दिया है कैलकुलेशन बेस आना, ताकि लास्ट में कर दो, बस तुम्हें करने का तरीका आना चाहिए, जो तुमने काटना है उसका फॉर्मूला जानो, क्या जानो, हाफ एल आई स्क्वायर था, तो हम जो है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले जरूर पता होंगे हमें, फॉर्मूले पता होने के बाद फिर क्या करेंगे उस चीज ने निकालो, आप एल तो था, आई निकालना, आई किससे निकल जाएगा। अब मान लो इसमें पावर दे रखी होती, क्या दे रखी होती, रेजिस्टेंस दे रखा होता, तो क्या तुम निकाल पाते, निकाल पाते ना, क्यों बताया था ना मैंने, पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, आई स्क्वायर आर, तो आर पावर के नीचे कर देते, आई की स्क्वायर की वैल्यू आ जाती नहीं जाती, फिर तो और भी बढ़िया हो जाता सीधा हाफ एल आई, क्लियर। तो इस तरह काटना न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि वस्तु रख दी जाए, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, वस्तु बनने वाले प्रतिबिंब बताओ कितने बना लो, क्योंकि कैसा मिरर है, समतल है, प्लेन मिरर में कितने बना लो कि बन जाएंगे अनंत। तुम एक क्वेश्चन और बताऊंगा 360 θ - n वाले, वो क्वेश्चन दूंगा कितनी इमेज की संख्या बनेगी ना बनेगी स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। अब आ जाओ भाई सीधे सीधे क्वेश्चन, हरियाणा में 364 चौखट की हवेली कहाँ है, कानौर रोहतक में, बताई थी भाई, कानौर किसके साथ, कलानौर के सारा गांव है, कानौर रोहतक में। झज्जर में हरियाणा की अरावली की तलहटी में बसा गांव कौन सा है, बताई थी कलियाड़ा दादरी। ये मैंने सबसे पहले जो न्यूमेरिक सबसे पहले जो गांव बताए थे ना, उन गांव में रिगार्डिंग बताया था, हरियाणा की तलहटी में बसा गांव कौन सा है, कलियाड़ा दादरी, ठीक है। सपेरों का गांव बताया था खेतावास, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें और बताए थे खानपुर खोरडा, गुगा पीर का गाँव, तो सारे गाँव बताए थे, उस क्लासेस को देख लेना, और मैं सारे लिखवा भी दिए थे मैंने। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, ये क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे शिवाजी के बारे में सारा ही पढ़ लेंगे। शिवाजी के गुरु का नाम देखो बच्चों, शिवाजी के गुरु का नाम था तो रामदास, क्या था,
परंतु उसके सैन्य गुरु पूछे, क्या पूछे, या आरंभिक गुरु पूछे, वो थे कोणकण देव। कौन से थे? कोणकण देव इसके स्टार्टिंग गुरु थे। परंतु मूल जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे। और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि 1674 में, 1627 में शिवाजी पैदा हुए थे पुणे के शिवनेर दुर्ग में। पुणे के शिवनेर दुर्ग में पैदा हुए थे, शिवनेर दुर्ग में 1627 में, और मरे थे 1680 में। 1627 से पैदा हुए, 1680 मेरे शिवाजी। तो 1674 में छत्रपति की उपाधि, किसकी उपाधि? छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? गंगा भट्ट ने दी थी। तो गंगा भट्ट ने क्या दी? छत्रपति की उपाधि। तो रामदास हो गया भाई, रामदास गुरु हैं। छत्रपति की उपाधि किसने दी? गंगा भट्ट ने। तुकाराम शिवाजी के समय लोक संत थे। तुकाराम नामदेव वे ये लोक संत थे महाराष्ट्र के, ठीक है। तुकाराम नामदेव ठीक है। अब कुछ टॉपिक शिवाजी के बारे में 2 पॉइंट और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट मैंने निकाले थे शिवाजी से रिगार्डिंग। लिखो शिवाजी संबंधित एक बात और लिखो, इसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू राजा, हिंदू राजा। हिंदू सम्राट बोलोगे तो आओगा वीर विक्रमा एमू। हिंदू सम्राट बोलोगे तो आओगा हेमराज द्वितीय एमू। और हिंदू राजा बोलो, अंतिम कौन बोला जा बच्चों? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, आगे पॉइंट सुनो इंपॉर्टेंट बच्चों। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 में पुरंदर की संधि, क्या था पुरंदर संधि में? शिवाजी ने उत्पात मचा रखा था पूरी तरह से। शिवाजी ने तोरण का किला, सिंहगढ़ का किला पहले जीत लिए थे। तो पहले कौन से किले जीते थे? सिंहगढ़ और तोरण का किला। और जो आदिल शाह था, यहाँ पर आदिल शाह था बीजापुर का शासक, वो शिवाजी से आतंकित उठा था। बीजापुर के शासक को भी हरा दिया था। तो बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह, जिसने गोल गुम्बद बनवाया है। क्या बनवाया है? उसको भी हरा दिया। तो औरंगजेब भी इसकी शक्ति से कांपने लग गया था। तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा, जयपुर के राजा किसको भेजा? कि शिवाजी को बुला ले, शिवाजी संधि करेंगे। और संधि के बहाने आगरा के जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन बना रखा था आगरा में। आगरा के जयपुर भवन ने इसको क्या कर लिया? कैद कर लिया इसको। और शिवाजी वहां बचा के आया था। तो बचने के बाद फिर शिवाजी से संधि कर ली थी कि उसका पुत्र जो संभाजी होगा, किसका? शिवाजी का। शिवाजी का पुत्र संभाजी, वो वहां पर मनसबदार रहेगा। क्या रहेगा? बात समझा कि नहीं आगे? और भाई ये इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। शिवाजी के टाइम पर जो शिवाजी ने जो मेन चीज करी थी वो बनाए थे अष्टप्रधान। तो पेपर में आ जाए, अष्टप्रधान प्रणाली किसने अपनाई थी? शिवाजी। तो पुरंदर की संधि आएगी किसके बीच? औरंगजेब और शिवाजी। औरंगजेब और ठीक है, की न कराई थी पुरंदर की संधि? जयपुर के राजा जयसिंह ने करवाई थी। फिर क्या करा संधि के तहत? धोखा कर दिया शिवाजी के साथ। शिवाजी क्या कर लिया? जयपुर भवन आगरा में बंदी। जयपुर नहीं है, जयपुर भवन है कड़े आगरा में। शिवाजी की मेन कार्यप्रणाली में अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान में मुख्य होता था पेशवा। अष्ट मंत्री बना रखे थे, 8 मंत्री। शिवाजी ने अपने यहां पर जो प्रथा चला रखी थी टैक्स लेने की, वो थी रैयतवाड़ी। कौन सी? अंग्रेजों ने भी रैयतवाड़ी को अपनाया था। रैयतवाड़ी का मूल जनक कौन सा? मलिक अंबर। कौन है रैयतवाड़ी का मूल जनक? मलिक अंबर, अहमदनगर वाले। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर में राजा हुआ था मलिक अंबर, उसने चलाई थी रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा? तो शिवाजी के टाइम पे कौन सी प्रथा थी? रैयतवाड़ी, जो अंग्रेजों ने भी चलाई। क्लियर? 2 टैक्स होया करते इंपोर्टेंट, सरदेशमुखी और चौथ। चौथ का मतलब आज के टाइम पे जो फिरौती हो है, और सरदेशमुखी। मराठे ये क्या करते? तुम हमें टैक्स दे दो,
ना तुम तुम्हारे ऊपर अटैक कराएंगे। इसलिए मराठों ने सब जगह अटैक कर दिया था। शिवाजी ने जो और हिंदू गलत राजा थे ना उनके उनके खिलाफ चौथ लिया, मुसलमानों से बहुत ज्यादा चौथ लिया। तो मराठे छापामार युद्ध करते थे। कौन सा युद्ध? ठीक है, छापामार प्रणाली। यह बात तो प्रॉब्लम हुई थी जब जो सूरजमल था उसने कही थी इसको सदाशिवराव भाऊ को छापामार प्रणाली कर ले, रात में अटैक कराएंगे उनके ऊपर। वो टेस्ट में आ गया कौन? सदाशिवराव भाऊ। उन्होंने छापामार डायरेक्ट युद्ध कराएंगे। मराठे जितनी भी लड़ाई लड़े थे छापामार युद्ध में जीते थे, उसने तो लड़ी नहीं थे, पानीपत की लड़ाई हार गया। तो चौथ होती फिर होती कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारे राज्य को संरक्षण देंगे। क्या देंगे? और भी कोई लड़ेगा तो हम हाँ मारते चौथ दे दो। तो 1/4 भाग था। अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं, परंतु पाएगा तो 1/4 भाग उस राज्य की आएगा। कितना भाग ले लेते थे? 1/4 भाग चौथ के रूप में। एक बार जिस राज्य से चौथ ले लेते थे दोबारा उससे चौथ नहीं लेते थे। मान तुम 3 राजा हो, मैंने कह दिया तू मेरे अंडर मानेगा नहीं, मानना चाहिए मैं तो मानूंगा, तो 1/4 दे दी भाई चौथ। आगे से एक बार देने के बाद तो चौथ नहीं देनी है, अब तुझे सरदेश मुखी देनी। क्या देनी है? तेरा मुख्य राजा कौन हूं? मैं हूं तेरा सरदेश। तो सरदेश मुखी चौथ से ज्यादा हो गया कम होगी? कम होगी, 1/10। क्लियर होगी भाई कहानी? को डाउट? ठीक है, तो रामदास वाला पूरा शिवाजी का कंसेप्ट भी होगा। शिवाजी यानी क्वेश्चन आऊंगे तो हो जाएगा ना। आते ना पेपर में सरदेश मुखी चौथ पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में। अगला आ जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की भाई? पुणे में, कलकत्ता में, सूरत में, कोच्चि में। सूरत में। कहां पर बच्चों? अब यहां से सारी कंपनियों के बारे में पढ़ लो, पूरी की पूरी कंपनियों के बारे में रगड़ देते हैं यार, सारियों के बारे में। आ जाओ, कल पुर्तगाल का आ जा, फ्रांस का आ जा, किसी का भी आ जा, सारी कंपनी रगड़ देती है। जैसे सबसे पहले कोई नागरिक आया था विदेश में, स्थल यात्रा के थ्रू आया था, बार्थोलोमिया। कौन आया था? 1486 में। फिर कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में। वास्को डी गामा कहां का नाविक था भाई? पुर्तगाल का। कहां का था बच्चों? पुर्तगाल की जो कंपनी आई थी वो थी एस्टोदा दा इंडिया। ये प्राइवेट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? प्राइवेट। एस्टोदा दा इंडिया। पुर्तगाल किसकी मदद से भारत आया था? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक था एक गुजरात का व्यापारी नाविक, उसकी मदद से भारत आया था। सबसे पहले कहा आया था? कालीकट। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। कालीकट कहां बच्चों? केरल में। कालीकट कहां है? केरल में। ठीक है, तो कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। इनके पास आया था। ठीक है, पुर्तगाली यहां पर आने लगे। यहां पर पुर्तगालियों ने पूरा वत्सव बना दिया। पुर्तगाली जो और कोई भी कंपनी आया करती है, भारतीय भी जाया करते समुद्र में, तो उनसे टैक्स लिया करते। उस टैक्स लेने के सिस्टम ने कहा करते काफिला प्रणाली। तो काफिला प्रणाली क्या थी? टैक्स लेने का सिस्टम। मैंने देखा है यूट्यूब पे कई बार, क्या करेंगे एक एक टॉपिक ने 1 घंटा पढ़ाऊंगे। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, केवल क्या करो, जो पॉइंट है जो क्वेश्चन आ सकते वे पढ़ लो और समझा दो। तो क्वेश्चन कितने हो गए? अब्दुल मानिक की मदद से आया। कंपनी का नाम क्या था? एस्टोदा इंडिया। वास्को डी गामा नाविक आया था। कौन सी प्रणाली स्टार्ट की इन्होंने? काफिला प्रणाली की। काफिला प्रणाली, समुद्र पर पूरा कब्जा कर लिया था, तो कोई भी समुद्र पर व्यापार करेगा तो इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका पहला गवर्नर वायसराय कौन था? गवर्नर कौन था किनका? पुर्तगालियों का। वो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। तो पूरा याद रखने जाए कि याद रख लो डी अल्मेडा। डी अल्मेडा था। परंतु वास्तविक पूछे, वास्तविक का मतलब गोवा पे लड़ाई हुई थी 1510 में, वह गोवा की लड़ाई के करके थे, जीत गए थे। तो 1510 में जीत गए, तो जो वो करेगा वो रियलिटी में सत्ता स्थापित करेगा, नहीं करेगा इनकी। ये नहीं थे, अंदर नहीं गए। पुर्तगालियों ने क्या करे? आप ऐसे गोवा हुआ जो समुद्र तट है वहां पर अपना कब्जा जमाए रखा। तो वो था अल्फांसो डी कुलुक। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। तो वास्तविक कौन है बच्चों? कुर्क
और पहला कौन सा था? अल्मेडा। 1510 में इन्होंने गोवा की लड़ाई जीत ली थी। हाजी हो गया बच्चों। इसके अलावा और क्या आ सकता है? इन्होंने क्या कराया? इन्होंने जहाज निर्माण चालू कराया, जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, कागज निर्माण, जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, कागज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। क्या लेके आए? प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। 1563 में किताब छपवाई, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। गोथिक कला, गोथिक कला, मकान मुकुन बनाने की इनकी जो ये अपने गोथिक कला, जो अपने पुराने संसद भवन है भी किस तरह गोथिक कला से। ठीक है, ये किसके बारे में बता दिया मैंने? पुर्तगाली। तो पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे? पुर्तगाली। तो लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली। 1961 की गोवा की लड़ाई हुई, उसके बाद गए थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। फिर आए डच। डच आए 1602 में। कब आए डच? 1602। डच वाले की थी, डच वाले की थी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट जो कंपनी वो सर्वाइव नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी तो काम करेंगे तो बेनिफिट उठाओगे। पुर्तगाली जो थे काम कराया करते, जल्दी बेनिफिट उठा गए। पुर्तगाली क्यों बच गए थे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो मेन सत्ता उभर के आई थी अंग्रेज थे। अंग्रेज और पुर्तगालिया के मैरिज रिलेशन हो गए थे। पुर्तगालिया की राजकुमारी थी कैथरीना बर्गेंजा, कौन थी? और ये अंग्रेजों का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, उनकी वहां यूरोप में मैरिज हुई और दहेज में अपना बम भी दिया। तो अंग्रेज इस तरफ नहीं थे, अंग्रेज इस तरफ किसने दिए? पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दे दी उनको? बम दे। इसलिए पुर्तगाली लास्ट तक रहे थे। और जो अंग्रेजा के टकराव होगा वो चूर चूर। तो देखो डच आए 1602 में आए भाई डच। डचों की जो कंपनी थी बेरिंग डे, याद रखो बस खाली बेरिंग डे। और कैसी थी? गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट स्पॉन्सर थी भाई। डचों ने सबसे पहले बात करो मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला भाई। मुसलीपट्टनम कड़ा बच्चों? आंध्र प्रदेश में। तो अंग्रेज डचों ने, अभी डच है ओलैंड वाले, डच का वाले हैं ओलैंड वाले, मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला बच्चों 1665 में। इन्होंने श्रवण की मुद्राएं चलाई। श्रवण निर्मित जो मुद्राएं थी पैगोडा, पैगोडा पेपर में आ गया। पैगोडा के हैं श्रवण की मुद्रा किसने चलाई? डच वालों ने चलाई। पैगोडा डच क्यों जाएंगे यार के? डचों का एक निर्णायक युद्ध है 1759 में, वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। पेपर में बहुत बार आता है वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। इस युद्ध में हार गए तो इनको काफी हानि हुई। और दूसरा जो ये थे ना डच, इन्हें क्या चीज समझ में आ गई? डचा ने एक चीज समझ में आ गई कि आर्डर रहने की बजाय इंडोनेशिया वगैरह चले गए। तो दो कारण बताओगे, एक तो वेदरा युद्ध में हार गए, दूसरा इनको इंडोनेशिया जैसी नई उपनिवेश मिल गई। क्लियर? कौन से बता दिए मैंने? डच। अब आ जाओ अंग्रेज। कर दूं रब भाई ने चलो वो अपॉइंट करने हैं तो पेपर में आने के हैं, कभी पेपर में आए हैं या आने के चांस है। फालतू ज्ञान नहीं पढ़ना, इतना क्या अनुमान ना होना। मैं भी चाहूं तो डच के ऊपर बोलता रहूं 2-2 घंटे, के फायदा? इसलिए केवल नोट कर लूं जो पॉइंट इंपोर्टेंट बोर्ड में बताऊं, ताकि फालतू ना बताऊं कि कहानी सुनाते ना पता नहीं क्या बताया जा। अंग्रेज जो काम बहुत तगड़ा, फिर भी तुमने पढ़ा रहे हैं भाई, मुश्किल तो नहीं पढ़ाना तो। ठीक है, तुम मेहनत कर दियो, मेहनत करने लग रहे हैं तो पेपर जरूर निकाल दियो, सारी मेहनत ने वेस्ट कर दो। अंग्रेजा की आई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट थी। सबसे पहले बच्चों 1605 में आया कैप्टन हॉकिंस। कौन आया? कौन था ये? इंग्लैंड का जो राजा था, जेम्स प्रथम का दूत था। नहीं था ये, जेम्स प्रथम का दूत था ये। किसके दरबार में आया था भाई ये? जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद 1613 में कौन आया? सर टॉमस रॉय। प्रॉपर जो परमिशन मिल गई, जिसने पास पूछ मिल गया, भाई तू क्या करा आराम से कई जो व्यापार कर अपने। पहली कड़े बनाए ना कारखाना भाई, सूरत में फैक्ट्री लगाई। 1661 में मैरिज हुई थी किसकी किसकी? पुर्तगाल की अरे
1661 में इनको क्या मिल गया? बम्बे मिल गया। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन सी थी? कैथरीना बर्गेंजा, कैथरीना, और वहां का चार्ल्स द्वितीय। सबसे पहले इन्होंने फोर्ट बनाया था 1639 में। कौन सा? मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो पहले बताओ कहां पर बनाया फोर्ट इन्होंने? मद्रास में। किसने बनाया? मद्रास में। कौन था यहां का गवर्नर? फ्रांसीसी डे। तो मद्रास का गवर्नर था फ्रांसीसी डे। सबसे पहले इन्होंने फोर्ट बनाया था मद्रास में। फिर बाद में इन्होंने फोर्ट बनाया था 1700 में, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहां बनाया था? कलकत्ता में। तो पहला मद्रास वाला बनाया, कलकत्ता वाला बनाया? फ्रांसीसी डे ने बनाया। कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम बनाया जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक। तो फोर्ट विलियम जॉब चारनाक और फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसीसी डे। तो कलकत्ता वाला हो गया, इस वाला हो गया गेराल्ड अंगियर। गेराल्ड अंगियर, या जब दहेज में नहीं मिली थी 1661 में बम्बई, उस समय था गेराल्ड अंगियर, बम्बई का गवर्नर जनरल। बम्बई का गवर्नर जनरल। क्लियर भाई? ये पॉइंट हो गया सारे क्लियर। अब आ जाओ फ्रांस। फ्रांस आने के साथ इनके युद्ध भी करा देंगे, 3 युद्ध हुए थे। कर दो इस नरब। तो गेराल्ड अंगियर मुंबई, जॉब चारनाक ने फोर्ट विलियम बना दिया बच्चों, ठीक है। फ्रांसीसी डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, सर टॉमस रायर ये आगे थे। आज फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों की भी गवर्नमेंट कंपनी थी या प्राइवेट थी? गवर्नमेंट। फ्रांसीसियों की कंपनी थी बच्चों, कंपनी गेंज दे, जो कंपनी गेंज ओरिएंटल्स। ओरिएंटल्स याद रखो, ओरिएंटल्स। तो एस्तदो याद रखोगे, पुर्तगाली एस्तदो। वेरिंगडे याद रखोगे, डच। ईस्ट इंडिया कंपनी भी राय है, अनी के रख लो कंपनी गेज ओरिएंटल्स। पूरी नाम नू याद रखने जितना होती, नाम याद कर सोचो जिसका ये नाम है। पेपर कमेंट हाउस इसको ये बोलते वो बोलते ना। हमारा काम है पेपर का क्वेश्चन सोल्व करना, दिमाग नहीं लगाना। मगर फालतू दिमाग नहीं लगाया करता। क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब बड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि था करने की नहीं थी। 1664 में आए थे भैया। इनका जो मेन व्यापार रहा है ना बच्चों, ये अपना रहा इस तरफ कोरोमंडल तट पे। कौन से पे? पता था ना कोरोमंडल तट, मालाबार तट बता थे केरल में, और कोरोमंडल तट बताया बच्चों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। इसीलिए पांडिचेरी फ्रांस का लास्ट तक रहा था, ठीक है। आजादी के बाद तक थोड़े साल तक रहा था पांडिचेरी, बाद में अपने में मिलाया गया था पांडिचेरी। इनके 3 लड़ाई हुई मेनली अंग्रेजा के जब ये बाजी थे। कर्नाटक फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट इन्हें पता क्या बोलोगे? फर्स्ट कर्नाटक वॉर बोलोगे? फर्स्ट कर्नाटक वॉर या प्रथम एंग्लो फ्रेंच वॉर? एंग्लो फ्रेंच, अंग्रेज फ्रेंचा की प्रथम वॉर बोलो या प्रथम कर्नाटकी वॉर बोलो। सेकंड कर्नाटकी वॉर बोलो या सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो। थर्ड कर्नाटकी वॉर बोलो या थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो। बात समझ आ गई नहीं आई? 46 से 48। अब सुनो बात क्या थी। इसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया था। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया, पर दिक्कत क्या थी? वह यूरोप में भी लड़ाई मच रही थी, किसकी किसकी, और वहां कौन जीत गया? इंग्लैंड। तो यहां पर भी संधि करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अगर थोड़ी देर और चल जाती तो अंग्रेज ना रहते, यहां पर कौन रहते? तो इसकी संधि हुई अक्स ला सेपल। तो नाम तो पता लग रहा है, यहां संधि हुई या यूरोप में हुई? यूरोप। तो रियलिटी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, बहुत तगड़ा, तो सब कुछ हरा दिया। पर दिक्कत क्या आएगी? वहां आएगी। दूसरी बार आ जाओ, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो या क्या बोलो? कर्नाटक की वॉर बोलो। 49 से 54। बेशक वहां तो हार गए, पर यहां तक टक्कर बढ़िया दे रहे थे फ्रांसीसी। तो यहां फिर चिंगर गए फ्रांसीसी, फिर लड़ाई कर दी। अब की बार भी बिल्कुल फ्रांसीसी जीत गए थे। ये हुई, अब डायरेक्ट लड़ाई ना कराया करते हुए
कर्नाटक में इनमें नवाबों के, कर्नाटक में राजा रोजा ना रहे तो कौन किसे नवाब बना होगा? अंग्रेज चाहेंगे उनके हाथ वाला नवाब बन जाए, वे चाहेंगे उनके खास वाला नवाब बन जाए, लड़ाई उनकी माचेगी, साथ कौन देंगे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो यहाँ चंदा साहब था, कौन था? फ्रांसीसियों की तरफ से चंदा साहब ने बिल्कुल हरा दिया, सब कुछ अच्छी तरह जीत के। जो डुप्ले कर्नाटक में ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो कलाई ने बंगाल में खोज दिया। इतिहासकार क्या कहते हैं? चंदा साहब बिल्कुल जीत गया था। कलाई ने क्या करा? 400-500 आदमी लेकर चंदा साहब के महल पर अटैक कर दिया। तो लड़ाई छोड़कर चंदा साहब खड़ा होगा, गन्ना बचाना होगा, गन्ना बचाना है, धोखे से मार दिया। तो जीत के भी लड़ाई कौन हार गए? चंदा साहब। चंदा साहब के साथी कौन थे? फ्रांसीसी। तो जीतती हुई लड़ाई हार गई। तो मद्रास की संधि हुई, संधि हुई तो चंदा साहब वाला कंसेप्ट आ गया किसमें? सेकंड कर्नाटक वॉर में। थर्ड कर्नाटक वॉर, यह है निर्णायक युद्ध 1757 से 63। इसने वांडी कास की लड़ाई भी बोलते हैं। कौन सी लड़ाई? तो थर्ड कर्नाटकी वॉर बोलो, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रहा है। तीसरा नाम क्या है? वांडी कास की लड़ाई। कौन सी लड़ाई बच्चों? इसमें सुनो कौन कौन था? फ्रांसीसी तो था लाली, फ्रांसीसी सेना नायक कौन था? लाली। और अंग्रेजों का था आयरकूट। इस सेना में पूरी तरह से अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसी यहाँ पर मूल रूप से भारत से चले गए थे, कुछ ही जगह सीमित रहे थे। क्लियर टू यू? तो 3 लड़ाई कौन सी होगी? 46 से 48 कौन संधि? आक्सला सेपल। फिर 49 से 54 कौन मार दिया? चंदा साहब। कौन संधि भाई? कर्नाटक की संधि। कौन संधि? जीते हुए एरिया ले लिए थे वापस। तीसरी कौन सी भाई? वांडी कास की लड़ाई। कौन लड़ाई बच्चों? इसके बाद पूरी तरह से अंग्रेजों इनका फ्रांसीसी क्या हो गया था? खात्मा। क्लियर भाई? ये अपने क्वेश्चन हो गए। तो अब आ जाओ, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बड़े बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, महत्वपूर्ण व्याकरण रचना वो है तोलकापियम। कौन सी बच्चों? ये डिटेल कराऊंगा, तोलकापियम वाली की भी डिटेल कराऊंगा। ठीक है। इलाहाबाद की संधि, मोहम्मद रजा खान, इसकी डिटेल कराऊंगा। ठीक है। कुछ ये हरियाणा के क्वेश्चन इन अपने 1 मिनट के साथ कर लो। ठीक है। हरियाणा में नरसिंह डाब, मैंने बताया था डुंडवा 21 ग्राम के सारे बताया था। डुंडवा कड़ा था जींद में, वहां पर बताया इसका नाम नरसिंह डाब, भगवान विष्णु नारायण के अवतार नरसिंह से रिलेटेड। आपका तीर्थ, आपका नदी आए तो कुरुक्षेत्र, आपका तीर्थ आए तो कैथल, बताया था डिटेल में। हरियाणा में अमर साधु भरतरी, जो पिंगला भरतरी राजा वीर विक्रमादित्य होते, पिंगला भरतरी का बताया था। पिंगला भरतरी का पति पत्नी की नोक झोंक किससे रिगार्डिंग? अपने देवर से रिगार्डिंग। इनकी रागणी भी आती है कि भरतार जड़े, ऐसी कुछ रागणी है इनकी पिंगला भरतरी की। अच्छा भाई, संत नित्यानंद का मेला, संत नित्यानंद का संबंध आए तो नारनौल से और मेला आए तो झज्जर से। ठीक है। प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का संबंध झज्जर से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, मैं सारी डिटेल बता रखी है। जो बच्चे भाई नहीं है, जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं लिया है, का बाद में वीडियो कभी देखे भी तो सारी पुरानी वीडियो उनको देख लेना, उनमें सारी डिटेल है। ये मैं सोचना क्वेश्चन नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सारी डिटेल है उनमें। हरियाणा में गौरी शंकर प्रसिद्ध मंदिर बताया था। गौरी शंकर प्रसिद्ध मंदिर कड़ा है? भिवाड़ी में। बताया था ना, लाला जी ने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, पुराना मंदिर है। हरियाणा में महाभारत के समय कितने वन थे? 7 वन थे। काम्यक वन वगैरह, फलकी वन वगैरह, बताए सारे, सीता वन वगैरह। ठीक है। और नौके थी, नदियां थी। अभिनंदन ग्रंथ किसने लिखा था अपने यहाँ पर? नेकीराम शर्मा ने, जिसको हरियाणा केसरी कहते हैं। हरियाणा में मुसलमानों की पहली स्वर्ण मुद्रा कहाँ पर मिली थी? थानेसर में। अर्श का विधिवत राज्याभिषेक, अर्श ने लड़ाई करने तो 606 में चला गया, परंतु राज्याभिषेक कब हुआ था? 612 में। 612 में इसको कौन सी उपाधि मिली थी? शिलादित्य। कौन सी उपाधि बेटो? अयन सांकी आत्मकथा। अयन सांकी देखो बच्चों, अयन सांकी अगर भारत में क्या रचना की? वो सीयू की है, क्या है वो? और फा यानी कि फाके की है। फा यानी कि है, फा यानी कि से समाया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, किस समय? अयन सांकी से समाया था हर्षवर्धन के समय। परंतु अयन सांकी आत्मकथा जो है ना, वह हुईली, सॉरी हुईली, क्या बच्चों? हुईली। रोएला किसकी है? इब्न बतूता, जो मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन। ठीक है। तैमूर की आत्मकथा, तुझके तैमूरी, तो ये आत्मकथा होगी। इसमें किसका वर्णन है? सरस्वती सिरसा का वर्णन है। किस प्रकार सिरसा को पार करते हुए तैमूर अटैक करता हुआ सारी जगह आया था। बंदा बैरागी, जिसने वजीर खान, जो वजीर खान था ना, जिसने
गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को मार दिया था, उस वजीर खान सरहिंद के नवाब की हत्या किसने की थी? बंदा बहादुर ने। लक्ष्मण देव बंदा बहादुर कहाँ का था ये? मूल रूप से राजौरी जम्मू कश्मीर का। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चांदबाई कहाँ से थी बच्चों? वैसे मूल रूप से सिरसा से। सिरसा ऑप्शन में ना हो तो क्या रखे जाएगी? हिसार इनकी कर्म भूमि रही है। चांदबाई बड़ी स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे अटैक पार्ट किया इन्होंने एक जगह पर। जो राष्ट्रीय सत्ता बनवाया उसमें भी किनका योगदान है? चांदबाई का। चांदबाई व ताराबाई, चांदबाई व ताराबाई भी हिसार से, ठीक है। चांदबाई और ताराबाई दोनों राष्ट्रीय सत्ता बनवाया। राष्ट्रीय सत्ता क्या था बच्चों? खादी का वो कराया गया कंपटीशन, चरखे का कंपटीशन, ताकि क्या कराया भाई? खादी वगैरह वस्त्र बनाओ, उनको पुरस्कृत किया गया ताकि अंग्रेजों के सामान छोड़ो, अपने सामान यूटिलाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट था। हरियाणा में चक्कर स्वामी की मूर्ति जो गजनी ने तोड़ी थी, चक्कर स्वामी की मूर्ति, वो महाभारत विजय के उपरांत पांडवों ने बनवाई थी चक्कर स्वामी की। तो पेपर में महाभारत विजय तो महाभारत विजय लिखना, महाभारत विजय नहीं है तो गीता ज्ञान से संबंध नहीं, शिशुपाल वध से संबंध नहीं, वो विराट कृष्ण रूप लिख दो। परंतु रियलिटी में अगर महाभारत विजय हो तो क्या लगाना है? महाभारत विजय। प्राचीन सरस्वती अरुणा, दो नदी प्राचीन, अरुणा नदी भी है, सरस्वती भी, इनका संगम कहाँ होता है बच्चों? पेवा में। कहाँ पर? पेवा में। हरियाणा प्रसिद्ध चुनचाल कोठी का पूरी डिटेल से बताया था मैंने। नामधारी पंथ, नामधारी पंथ सिरसा में पूरा बताया था। कौन नामधारी पंथ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ? तो नामधारी पंथ का जो डेरा है उसको क्या कहते थे? चुनचाल कोठी। अरे क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रहा, क्या उनका रीजन पाओगा, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन हो गए भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो बच्चा हो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर सोल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।